ओके, थोड़ी सी मुझे एथिक्स की कमी नजर आ रही है, इसलिए वापस आ जाए पेज 465 में। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मुआशरे की बात कर रहा हूं। अपने पे ले लेते हैं आप पेज 465। खड़े हो जा। लेक्चर 33 ले लिया यार कितने सालों में। अच्छा, फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट। अच्छा भाईजान, फेमिलियरिटी थ्रेट क्या होता है कि आपका दोस्त जो है वो आपको इशारे पे नजर आया, तो जैसे ही आप इशारे पे पहुंचे आपने कहा भाईजान क्या हुआ है? कहते हैं यार मैं बड़ी तेज बाइक चला रहा था, अगले बंदे को मार दिया, लेकिन इधर साथ मेरा दिन है। तो ये कौन सा थ्रेट है? फेमिलियरिटी थ्रेट, जान पहचान की वजह से। तो जान पहचान की वजह से बंदा अपने जानने वाले की फेवर कर देता है या अनड्यू फेवर? अनड्यू फेवर। फेवर में शायद मसला नहीं है, लेकिन किस फेवर में मसला है? अनड्यू फेवर में मसला है। कल आपने ना तैयार हो के आने, IAS 12 शुरू होगा। ये हमारा कोई 20 दिन का सफर होगा इसका, IAS 12 का। तो इसमें आपने एक दिन भी अगर मिस किया ना तो आगे मसला आएगा, और ये ऐसा स्टैंडर्ड है जिससे आगे बहुत सारी चीज़ें लिंक होनी है। तो इसलिए कल से ये छुट्टियां खत्म, और जो भी हो रहा है उसको एज इट इज साथ साथ अभी कवर करना है। यार अब ये कोई मसला नहीं, बाद में कर लेना क्लास के बाद। इनकम टैक्सेस इसका नाम है, अब आप इसका पता भी पूछोगे। अच्छा, फेमिलियरिटी थ्रेट तशरीफ रखें। एक खतरा है ऐसा कि आप अपने जानने वाले की अनड्यू फेवर करेंगे। इट इज अ थ्रेट दैट ड्यू टू लॉन्ग और क्लोज रिलेशन, ड्यू टू लॉन्ग ज्यादा अरसे से आप किसी के साथ हैं, और या ड्यू टू क्लोज रिलेशन विद अ क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। आप जहां पे नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने बॉस के साथ 10 साल से मौजूद हैं, या आप जहां पे नौकरी कर रहे हैं वहां पे जो ग्राहक चीजें खरीदने आते हैं तो आप ग्राहक को दूर से देखते ही हो, हेलो हाँ कैसे हो तुम, तो वो अंदाजा हो जाता है कि आपकी उससे काफी अरसे से सलाम दुआएं बोलचाल है। द खतरा दैट ड्यू टू अ लॉन्ग रिलेशन और ड्यू टू अ क्लोज रिलेशन विद अ क्लाइंट, दुकान पे आने वाले ग्राहक से आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, बड़ा पुराना है, या जो आपका बॉस है उससे आपका रिलेशन बड़ा पुराना है। अ CA विल बी टू हमदर्द। हमदर्द वो नहीं जो पीने के लिए मिलती है। अ CA विल बी टू हमदर्द। हमदर्दी मना नहीं है, बट क्या मना है? बहुत ज्यादा हमदर्दी आप अगले को करें, टू देयर इंटरेस्ट, उनके फायदे के लिए, और टू एक्सेप्टिंग ऑफ देयर वर्क का क्या मतलब है? जो भी वो काम बॉस कहे बड़ी खुशी से, और चाहे गलत है सही है, हाँ हाँ सर कोई मसला नहीं, कर दूंगा सर जी, अब आपको इनकार करना है कोई नहीं मसला है, मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं, लेकिन अब आपको इनकार करना तो नहीं बनता ना। तो एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशंस दैट मे क्रिएट अ थ्रेट, तो एग्जाम्पल्स पढ़ें इसकी। आपका बेटा उसी दफ्तर में काम कर रहा है जिसमें आप कर रहे हैं। आप बेटे के साथ आपका लॉन्ग रिलेशन है या क्लोज रिलेशन है? क्लोज रिलेशन है। अच्छा, लॉन्ग नहीं चले होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज इन ए पोजीशन। अब आप इस पोजीशन में हैं कि आप इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, फाइनेंशियल फायदा। यानी बॉस ने पूछा यार वो जो आपके बेटे को नौकरी दी थी वो कैसा काम कर रहा है? सर वो मेरे पे गया है यानी अच्छा काम कर रहा है, यानी अच्छा काम कर रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज इन ए पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द फाइनेंशियल। तो सर अगर इंक्रीमेंट देना है ना तो मैं तो कहता हूं मेरे जिगर को ही नहीं, इस दफा बड़ा मोटिवेट होगा। अच्छा, टू इन्फ्लुएंस द फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल से क्या मुराद है? इसकी कराची में पोस्टिंग कर दें, साहिल समंदर पे जाने का इसका दिल चाहता है, कभी कभी पागल दीवाना हो जाता है, कहता है फिर साहिल पे जाना है, तो नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट भी दे सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है? जब भी दफ्तर की गाड़ी कहीं जा रही हो सैर में, सर इसको अगली सीट पे बिठा दें, सर फोल्डिंग पे नहीं, तो जब भी खाना खोलने लगे सर इसको जरा पहले बुला लिया करें, ऐसे जरा बच्चा है मेरा। तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी आप अगले का देख सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी। आप फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट उसकी देंगे, यानी जब फाइनेंशियल रिपोर्ट की बारी आएगी तो आप कहेंगे कि इसकी ऐसी जबरदस्त रिपोर्ट है कि इसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, या इसकी ऐसी जबरदस्त रिपोर्टिंग मैं आपको कर रहा हूं कि इसको नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाए। इसका मकसद क्या होगा? टू सपोर्ट इमीडिएट और क्लोज फैमिली मेंबर, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करे, जहां आप खुद भी क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं।
अच्छा, अब ये बेटे वाली बात जहन से निकाल दें। अब एक सिंपल, एक बंदा एक कंपनी में नौकरी कर रहा है, तो उसका लॉन्ग एसोसिएशन विद बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स होते हैं कस्टमर्स, सप्लायर्स। तो अब आप पीटीसीएल के अंदर जो है वो नौकरी कर रहे हैं और आपको आपके बॉस ने कहा कि भाईजान आप अकाउंटेंट हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा काम हम हट के कह रहे हैं कि हमें जो है वो इस वक्त वायर्स की जरूरत है, तारों की। तो आपका पाकिस्तान केबल्स वालों से बड़ी लॉन्ग एसोसिएशन है और आप उन्हीं से केबल्स खरीदते हैं, लेकिन आपको पता है एक अच्छी कंपनी आ गई है मार्केट में जो सस्ती केबल्स दे रही है, लेकिन आप लॉन्ग एसोसिएशन की वजह से पाकिस्तान केबल्स वालों से ही केबल्स खरीदवा देते हैं पीटीसीएल को, हालांकि वो महंगी मिल रही हैं और कहीं और से क्या मिल रही थी, सस्ती मिल रही थी। तो लॉन्ग एसोसिएशन विद बिजनेस कॉन्टैक्ट्स इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस डिसीजन, ठीक है। तो पुराने सप्लायर से महंगी चीज खरीद ली, पुराने सप्लायर से महंगी चीज खरीद ली, लिख रहे हैं या मैं हूं? अच्छा, लिख रहे हैं, पुराने सप्लायर से महंगी चीज खरीद ली। जिसने कसम खाई हुई है ना लिखने की, वो कसम को अंदर खा ले और लिखना शुरू करे। पुराने सप्लायर से महंगी चीज खरीद ली। ये रोजाना होमवर्क चेक होना चाहिए, हफ्तावार या माहाना? ओके। मेरे तो ख्याल से आप सारे अकलमंद हैं। इंट्रो FR1 में मैं ये तो नहीं कहूँगा रगड़ा खा चुके हैं माशाल्लाह। इंट्रो FR1 फर्स्ट एंड में निकाल के आए हैं, FR2 को सीरियसली ले लें। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। अच्छा जी, अगर आपका बॉस आपको वक्तन फवक्तन कोई गिफ्ट देता रहता है, आपके घर मिसाल के तौर पे ईद आई, ओवन भेज दिया, इस तरह की चीजें आपको अक्सर आती रहती हैं। अब बॉस अगर इसके बाद कोई गलत काम करने को कहे कि ये जर्नल एंट्री ना करो, फलां काम कर दो, फलां कर दो, तो ना चाहते हुए भी आप उसकी बात मान लेंगे, अनलेस द वैल्यू इज क्लियरली इनसिग्निफिकेंट। अगर इनसिग्निफिकेंट सी चीज है, यानी बॉस सिगरेट पी रहा है, उसने कहा यार ये ले तू भी एक सिगरेट पी ले, तो ये तो इनसिग्निफिकेंट सी चीज है। तो नहीं, दुनिया में रह रहे हो ना आप, तो फिर ऐसी मिसाल मुझे देने दो। तो अनलेस की बॉस जो है कुछ चॉकलेट खा रहा हो, चलो वापस आ जाओ, भाई को बुरा लगे, बॉस चॉकलेट खा रहा हो तो बॉस के चलो एक लेयर तुम ले लो, चॉकलेट मैं खा लेता हूं। तो अनलेस के कुछ छोटे मोटे गिफ्ट चल रहे हैं उसकी खैर है। बॉस के यार मेरी अम्मी ने साग बनाया था, मैंने कहा एम्प्लॉय तुझे भी खिला दूं, तो ये छोटे मोटे चक्कर कहते चलते रहते हैं। इनसिग्निफिकेंट वैल्यू का अगर गिफ्ट दिया जाए तो उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन अगर बड़े बड़े गिफ्ट दे रहे हो और आप एक्सेप्ट भी खुशी से कर रहे हो, तो इससे भी फेमिलियरिटी बढ़ जाती है, जान पहचान बढ़ जाती है। फेमिलियरिटी और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट यही है, हर जगह आपको आगे आगे रखा जा रहा है। जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी काम होता है, बॉस कहता है यार इनसे मशवरा लें जाके जरा। अब आप ऐसे मानो पे पहुंचे हुए हैं कि बॉस ने आपको खुद गुड्डी चढ़ा दिया आपकी, और पता है आप बात में आपको बॉस ने आपसे क्या करवाना है। ओके, इंटिमिडिएशन थ्रेट। इंटिमिडिएशन थ्रेट्स एक नेचुरल थ्रेट है जो आपके दिल में बॉस का होता ही है, यानी उसके बड़ा होने की वजह से उसकी बात मानना, इसे कहते हैं इंटिमिडिएशन थ्रेट। और यह थ्रेट या खतरा बढ़ जाता है अगर बॉस की नेचर डोमिनेटिंग हो। आपने यह नहीं समझना कि इंटिमिडिएशन थ्रेट का मतलब है कि वो आपके मामलों में इंटिमिडिएट करेगा, इंटरफेयर करेगा। यह नहीं सोचना कि वो बॉस ज्यादा बदमिजाज है तभी इंटिमिडिएशन थ्रेट राइज होगा। बॉस चाहे बदमिजाज हो या ना हो, बॉस का बॉस होना ही इंटिमिडिएशन थ्रेट को क्रिएट कर देता है। इट इज अ थ्रेट दैट सीए विल बी डेटर्ड, डेटर्ड रुक जाएगा, जी मतलब होगा। इट इज अ थ्रेट दैट सीए विल बी रुक जाएगा फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली होता है न्यूट्रल रह के। इट इज थ्रेट दैट सीए विल स्टॉप एक्टिंग विद न्यूट्रलिटी बिकॉज ऑफ प्रेशर, क्योंकि प्रेशर है बॉस की तरफ से, इंक्लूडिंग अटेम्प्ट्स टू एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस। और बॉस अक्सर अटेम्प्ट्स करता रहता है कि आप पे इन्फ्लुएंस डाले, लेकिन वो इन्फ्लुएंस ड्यू डालता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस डालता है। ओवर द अकाउंटेंट आपके ऊपर चढ़ाई कर देता है, ओवर द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट नीचे आ जाता है, बॉस ऊपर से प्रेशर डाला होता है, भाई इसको मारो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही इनकम्स एन एग्रेसिव एंड डोमिनेटिंग इंडिविजुअल एट ए क्लाइंट और एट हिज, और ये क्लाइंट वाली बातें वो ऑडिट के लिए हैं, एट हिज एम्प्लॉयर मेन चीज आप याद रखें। तो एम्प्लॉयर आपका जो है वो बॉस एग्रेसिव नेचर का है और नाक के ऊपर हर वक्त क्या चढ़ाई रखता है, गुस्सा चढ़ाई रखता है। तो एग्जाम्पल इसकी क्या है जी? एग्जाम्पल नाक कान गला। एग्जाम्पल दैट मे क्रिएट इंटिमिडेशन थ्रेट इंक्लूड। अब एम्प्लॉयर क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयर गुस्से में क्या है, निकाल दूंगा तुझे नौकरी से, निकल जाए इधर से, दफा। तो थ्रेट ऑफ डिसमिसल, नौकरी से निकालने का थ्रेट आपको अक्सर देता रहता है। और आप कोई भी एंकी पैंकी करते हैं, बॉस इधर बुलाते थे तुझे कल से फारग कर दूंगा मैं, आप देख नहीं सर फारग ना कीजिएगा, मैं पहले ही फारग हुआ हूं। द थ्रेट ऑफ डिसमिसल ऑन डिसएग्रीमेंट ऑन अप्लाइंग एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अप्लाइंग एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब मिसाल के तौर पे आप बॉस को कह रहे हैं कि ये, मिसाल के तौर पे
फाइफो मेथड है, कोई भी कर लेते हैं, ऑन डिसएग्रीमेंट ऑन एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि जी बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, पढ़ा हुआ है IAS 23, बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है बिकॉज कैपिटलाइज बिकॉज एसेट इज क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग एसेट कौन सा होता है? जो बनने में अच्छा खासा अरसा ले। जिस एसेट ने सीए कर लिया, नहीं, क्वालिफाइंग एसेट वो होता है जो बनने में अच्छा खासा अरसा ले। अच्छा, अब ये एक लफ्ज पता नहीं आप बच्चों ने अपने से निकाला है की ऐसी, अब 4 पेपर रह जाते हैं ना, सर ये मेरी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, मैंने लुट मचा देनी है, मैंने तो 4 पेपर इकट्ठे उठा लेने, ये मेरी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, पता नहीं ऊपर से अल्लाह की तरफ से अप्रूवल है इसको कि ये इसकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, ये अपनी तरफ से लफ्ज आपने निकाला हुआ है, ने निकाला हुआ। अच्छा, अब बोरोइंग कॉस्ट आपने इनकर की, इंटरेस्ट का खर्चा आपने इनकर किया, और आपको बॉस कह रहे हैं कि इसको कैपिटलाइज ना करो। अब ये डिसएग्रीमेंट हो गया किसके अप्लाई करने पे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अप्लाई करने पे। इस डिसएग्रीमेंट के ऊपर बॉस ने कहा कि अगर तू मेरी बात नहीं मानता, मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट को एक्सपेंस में डाल, और स्टैंडर्ड क्या कह रहा है? कैपिटलाइज करो। अगर तू नहीं मानता तो फिर मैं तुझे थ्रेट देता हूं किसका? और द वे इन विच इंफॉर्मेशन इज टू बी रिपोर्टेड, और वो तरीका जिसमें इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो। मिसाल के तौर पे बॉस ये कह रहे हैं कि पीपी शो कर दो 4 मिलियन पे, हालांकि द वे इन विच दिस इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इज रॉन्ग। ये तो बॉस आपको मजबूर कर रहा है, हकीकत बात की कुछ और है। हकीकत यह है कि इसमें पीपी पड़ा हुआ है 3 मिलियन का, और राइट ऑफ यूज पड़ा हुआ है 1 मिलियन का। हमने कहा था बैलेंस शीट के फेस पे पीपी शो करने की इजाजत है 4, लेकिन नोट में जाके कम से कम बता दें कि पीपी कितने, राइट ऑफ यूज कितने। बॉस इसकी भी इजाजत नहीं दे रहा, बॉस कह रहे हैं आप फेस पे क्या शो करो? 4 मिलियन, और नीचे भी 4 मिलियन पीपी में शो कर दो, हालांकि आपको पीपी और राइट ऑफ यूज अलग शो करना चाहिए। आप बता दें किस वे में इंफॉर्मेशन बॉस कह रहे दो, इस वे में, और असल में आपको इंफॉर्मेशन किस वे में देनी चाहिए? इस वे में। तो अब इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट हो गया, और डिसएग्रीमेंट के बाद उसने आपको थ्रेट दे दिया कि मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। तो ये दूसरी चीज की मिसाल है, बॉस सेइंग IFRS require, so the way in which it is not acceptable as per IFRS. ये सेकंड रो में भाई हेड्स डाउन करके बैठे हुए हैं, देखना जरा। हाँ, अगर इन्होंने ऊपर कर लिया। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है ठीक है जी। अब्दुल शकूर साहब हाथ हिला दें अपना, लेट आने पे हाथ हिला दें इधर। अच्छा बैठें, चलें, थोड़ा सा स्माइल करें आप। अ डोमिनेंट पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ अ सीए, वो बात ऊपर हो गई है। हाँ जी, कहां पे थे? होमवर्क का सवाल हो गया था? अच्छा जी, अब आप निकाल लें क्वेश्चन नंबर 13, पेज 565, क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ी सी लोन की रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, ये जो लीज है ना, लीज बंदे की जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है लोन की, उसको जरा साइड पे कर देती है और बिल्कुल नई डाइवर्सिटी लाती है। लेकिन सीए करने से पहले जो आपकी लोन की अंडरस्टैंडिंग थी वो इस सवाल में अप्लाई होने लगी है। वो क्या अंडरस्टैंडिंग थी? वो ये अंडरस्टैंडिंग थी आपकी कि अगर आप 200 रुपए बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपको कहता है कि ये 200 रुपए मुझे वापस करो 4 साल बाद। तो आप 200 रुपए का लोन ऑब्टेन करेंगे और ये 200 का लोन क्या करेंगे? रीपे करेंगे। यानी प्रिंसिपल साथ साथ पे नहीं होगा। और यही अंडरस्टैंडिंग होती है बैंक लोन की लोगों की नजर में। और बैंक लोन मेजॉरिटी होते भी इसी तरह के, आपको पता है कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट साथ साथ पे नहीं हो रहा होता। प्रिंसिपल लोन ले लेते हैं और प्रिंसिपल का वापस करते हैं 4 साल 5 साल बाद एक ही दफा लंप सम। और फिर इस अरेंजमेंट में आपको पता है, फर्ज करें मैं कहता हूं कि 12% इंटरेस्ट है, तो 200 जरा 12% कितना हो गया? 24। तो 24 रुपए आप हर साल क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे। 24 रुपए हर साल इंटरेस्ट पे करेंगे। अब आप मुझे बता दें जो आप पेमेंट कर रहे होंगे पहले साल के एंड पे, वो कितनी होगी? क्या ये प्योरली इंटरेस्ट होगा या ये लोन का प्रिंसिपल भी इसमें होगा? प्योरली इंटरेस्ट होगा। ये भी इंटरेस्ट, ये भी
इंटरेस्ट, इधर आप 24 भी पे करेंगे और लोन का प्रिंसिपल भी पे करेंगे। ये वो अंडरस्टैंडिंग है जो हर पाकिस्तान के ले मैन को है, और ले मैन हर पाकिस्तान वाला यही समझता है कि बैंक को जो लोन वापस किया जाता है वो लोन एक ही दफा वापस किया जाता है 4-5 साल बाद इकट्ठा, और इंटरेस्ट कब पे किया जाता है? हर साल। और लीज में तो बड़ी अजीब सी चीजें होती थी। लीज में पता क्या होता था? लीज में तो इस तरह है, मिसाल के तौर पर आपने कोई 200 वाली चीज ले ली, तो अब आप इधर मिसाल के तौर पर उसका 60 पे कर रहे होंगे। अब 60 में मैं कहता था कि मिसाल के तौर पे 40 प्रिंसिपल है, 20 इंटरेस्ट है, फिर अगले साल आप दोबारा 60 की किस्त पे कर रहे होंगे, फिर हम कहते थे नहीं जी इसके अंदर 45 प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट कम हो गया क्योंकि प्रिंसिपल का बैलेंस कम हो गया। तो लीज में क्या होता है? लीज में प्रिंसिपल इंटरेस्ट साथ साथ पे हो रहा होता है, और नॉर्मल लोन अरेंजमेंट में क्या होता है? प्रिंसिपल पे नहीं होता, बिल्कुल एंड पे होता है, इंटरेस्ट क्या होता है? साथ साथ पे होता है। लेकिन अभी तक जो मैंने आपको लोन के सवाल कराए हैं ना, उसमें भी इंटरेस्ट साथ साथ पे हो रहा था और लोन प्रिंसिपल था, उसमें प्रिंसिपल साथ साथ पे हो रहा था। मिसाल के तौर पे जो कल हमने सवाल किया था, क्वेश्चन नंबर 26, उसमें वाजे लिखा हुआ था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल भी पे हो रहा है और साथ इंटरेस्ट भी पे हो रहा है। होमवर्क वाला सवाल कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखें, 21 में भी लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, उसमें प्रिंसिपल भी पे कर रहे हो और साथ साथ इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो। तो क्या ये जो अरेंजमेंट है लोन के, ये कॉमन है या अनकॉमन से हैं? लेकिन हम इनसे इसलिए फेमिलियर हैं कि हमने इसकी प्रैक्टिस ज्यादा कर ली है। अब मैं ऐसे लोन के अरेंजमेंट की तरफ लाने लगा हूं जो कि मार्केट में ज्यादा कॉमन है, लेकिन हम लोग क्यों नहीं फेमिलियर? क्योंकि हमने उसकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की। तो ये जरा अंग्रेजी पढ़ के आप किसी नतीजे पे पहुंचे। क्वेश्चन 13 पेज नंबर 565। बता दें अब आपको क्या लग रहा है, प्रिंसिपल भी साथ साथ पे हो रहा है या प्रिंसिपल एक ही दफा पे होना है? तो ये नॉर्मल लोन के अरेंजमेंट की तरफ जा रहा है। ऑन जकम जनवरी 2020 एन अमेरिकन बैंक ट्रांसफर्ड $1000। अच्छा, अगर उसने ट्रांसफर किया तो फिर ये लोन लिया वाला सवाल है। यार एक बात कर लें, ऐसे कल कुछ लोगों को कंफ्यूजन आई थी, मैं उनके लिए करने लगा हूं। लोन लिया का सवाल आपको होमवर्क में दिया था मैंने, और लोन दिया का सवाल क्लास में किया था। इसकी एंट्री थी कैश डेबिट लोन क्रेडिट, और इसकी एंट्री थी लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। इसकी एंट्री थी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट, और इसकी एंट्री थी लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और इसकी एंट्री थी लोन डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये किसी ने नोट करना हो तो कर सकता है, ताकि उसे लोन लिया और लोन दिया की अलग अलग एंट्रीज पता होनी चाहिए। ओके अच्छा जी, आज अमेरिकन बैंक ने लोन ट्रांसफर किया है, तो लोन हमने लिया है या लोन दिया है? लोन लिया है। तो ये एंट्रीज होंगी आज। On January 2020, an American bank transferred $1,000 to a local company in Pakistan in a return for promise to pay fixed interest at 8% per year for 2 years. जी, उधार मिला कितना? $1,000। बदले में मैंने फिक्स इंटरेस्ट पे करने कितने परसेंट पर ईयर, कितने साल तक? एंड ऑफ पेमेंट ऑफ 1000 एट द एंड ऑफ 2 ईयर। इसका क्या मतलब है कि 2 साल तक इंटरेस्ट पे करूंगा और दूसरे साल के एंड पर इंटरेस्ट पे, लोन का प्रिंसिपल पे कर दूंगा। एट द इंसेप्शन ऑफ लोन 8% इज द मार्केट रेट। अच्छा जी, हमारा एक टॉपिक होगा IFRS 9, जिसमें हम देखेंगे मार्केट रेट और इंटरेस्ट रेट में अगर फर्क आ जाए तो क्या करना है। तो फिलहाल दोनों सेम है, इसलिए इस लाइन को इग्नोर करें। जब लोन अरेंजमेंट शुरू हुआ तो मार्केट रेट कितना था? 2 साल का अगर आप किसी से भी लोन ले लें तो 8% पे ही मिलेगा। BL की फंक्शनल करेंसी क्या है? PKR। फंक्शनल करेंसी से मुराद लोकल करेंसी है, लेकिन फंक्शनल करेंसी की डेफिनेशन आज मैंने पढ़ानी है आपको। एक्सचेंज रेट्स ओवर द लोन आर एज फॉलोज। एक्सचेंज रेट्स को छोड़ें, अभी आप जो है वो सिंपल उसकी तरफ आए। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल किस में बनेगा? डॉलर में। पहले क्या बनेगा? अमोर्टाइजेशन शेड्यूल किस में? डॉलर में। फिर उसके बाद क्या बनेगा? लोन का टी अकाउंट किस में? पाक रुपीज में। पहले उसको डॉलर में बनाएंगे और फिर टी अकाउंट को पाक रुपीज में कन्वर्ट करेंगे।
जी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है लोन की? 1000। तारीख यकम जनवरी 20। अच्छा, ये जो इंस्टॉलमेंट है ना, इस लफ्ज का मतलब समझे आउटफ्लो। इंस्टॉलमेंट के लफ्ज का मतलब समझे आउटफ्लो, जो पैसे आपके पास से जाने हैं। तो जरा मुझे प्लॉट करा दें इनफ्लोज और आउटफ्लोज। इनफ्लो कितना होगा? $1000। आउटफ्लो 80। आउटफ्लो 80 और आउटफ्लो 1000। तो अब ये जो इंस्टॉलमेंट का कॉलम है ना, इसमें आप पूरी अमाउंट डालें। ये वाली 80 पूरी और ये 80 जमा 1000 1080। तो इंस्टॉलमेंट का कॉलम ना आज थोड़ा समझने वाला है, इसलिए इस कॉलम को थोड़ा गौर से समझिएगा। 31/12/20 को, अभी आप इन कॉलम्स को इग्नोर कर दें, इधर देखें, इन कॉलम्स को इग्नोर कर दें। 31/12/20 को सोचें आप पे सिर्फ कितना करेंगे? 80। माना वो सारा इंटरेस्ट ही होगा, लेकिन बस फिलहाल मैं से पूछ रहा हूं पे कितना करेंगे? सिर्फ 80। और 31/12/21 को 80 आप इंटरेस्ट पे करेंगे और 1000 क्या पे करेंगे? प्रिंसिपल। कितना हो गया? 1087। और अगर ये लोन 3-4 साल का होता तो हर साल 80 80 80 80 पे करते रहते और आखिरी साल 1000 भी पे करते और 80 भी पे करते। अच्छा जी, 1000 के ऊपर रेट लगाएं 8%। वो शुक्र है 80 बन गया। तो 80 बन गया, 80 इंस्टॉलमेंट है, 80 ही इंटरेस्ट है। तो ऑब्वियसली दुनिया में इसी तरह होता है, आमतौर पे जो बैंक लोन्स होते हैं उसमें साथ साथ प्रिंसिपल पे नहीं हो रहा होता। तो 80 - 80 0। अब क्या करना है? 1000 माइनस, रिदम पे रहें, नहीं 1000 - 80 नहीं प्लीज, 1000 - 0 इज इक्वल टू 1000। असल में इंटरेस्ट साथ साथ पे होता जा रहा है तो प्रिंसिपल वहीं खड़ा है। जब वहीं खड़ा है तो फिर इस पे दोबारा 8% लगा दें। अच्छा, अपने रिदम को ना तोड़ें, रिदम उसी तरह अपना रखें, 1000 से शुरू करें। 1000 पे कितने परसेंट? 8%। 80। अब ये सारा ही इंटरेस्ट है तो 1000 - 0 1000 पे 8% लगाएं 80। 1000 - 80। चलें लोन का टी अकाउंट बना लें, बस 1-2 मिनट लगाएं, ज़्यादा टाइम ना लगाएं सवाल। ओके, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालते हुए बस एवरेज रेट लगाना है, वरना सारे स्पॉट रेट लगेंगे। उल्टा लोन अकाउंट ना बनाइएगा पेपर में। अच्छा, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, पहले एंट्री सोचा करें, लोन लिया कि कैश डेबिट लोन क्रेडिट, यह कम जनवरी। चलें जल एंट्रीज भी कर दें, आप टी अकाउंट बनाएं, जल एंट्रीज भी कर दें। जिगर क्या हो गया आज? अहमद आ रहा हूं मैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या तो साथ साथ पाक रुपीज में कन्वर्ट कर रहा है? जाने दे यार, पहले डॉलर में अकाउंट पूरा तो कर। ना करो ना मेरे भाई, पहले डॉलर में पूरा करना था, कर लिया था पूरा। अच्छा, वो अब्दुल शकूर नहीं थे, कोई और भाई थे, ठीक है। आप थे, लेट आए थे। आप बना रहे हो अकाउंट? बड़ा जबरदस्त चल रहा है यार, ऐसे क्या? अच्छा चलो,
इतना टाइम क्यों लग रहा है? लोगों ने एंट्रीज भी शुरू कर दी हैं। जी अच्छा, आप अगर क्लास वर्क और होमवर्क पूरा करेंगे ना, शॉर्ट टेस्ट वगैरह आप देते रहें, तो आप पेपर में एक्सपेक्ट कीजिएगा कि 60 to 70% चीज़ें आपको बिल्कुल एज इट इज़ क्लास वाली महसूस हो रही होंगी। लेकिन ये है जब ये आपका पैकेज पूरा हो। अगर ये वाला पैकेज आपका पूरा नहीं है तो फिर अब ये एक्सपेक्ट ना कीजिएगा। और बाकी जो 30% चीज़ें होती हैं वो सबके लिए नहीं होती हैं। उसमें जो समझ आ रहा होता है वो करना होता है, और जो पहली थॉट होती है उम्मीद है वो चीज़ सही होती है, तो इसलिए वहाँ से भी ईजी मार्क्स लिए जा सकते हैं। ओके, कैश $1000, 31/12/20। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट $80, 31/12/20। लोन का प्रिंसिपल तो पे नहीं हो रहा, बहरहाल जो भी पे हो रहा है $80, 31/12/20। कैरी डाउन $1000। ये $1000 ना, इसके साथ बैलेंसिंग लिखा है मैंने, ये बैलेंसिंग। अब आप रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। स्पॉट रेट बताएं 150। 2020 का एवरेज रेट 150.5। जी डिफरेंस कितना आ रहा है? 1040 क्रेडिट साइड पे। वैसे मैंने आपको बता दिया था कल ये वाली शॉर्ट साइड लॉसेस के लिए 31/12/20। भाई लॉस आने के बाद पिक लेनी थी। एक्सचेंज लॉस बैलेंसिंग 1040। एंट्रियां कैश डेबिट लोन क्रेडिट 1.5 लाख, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट 12040। जी कैश डेबिट लोन क्रेडिट 1.5 लाख, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट 12040। लोन डेबिट कैश क्रेडिट 12080 और लॉस डेबिट लोन क्रेडिट। लोन डेबिट कैश क्रेडिट और लॉस डेबिट लोन क्रेडिट। कितने लोगों का ये टी अकाउंट पूरा सही हो गया था? अच्छा, कितने लोगों के टी अकाउंट में हल्का फुल्का मसला हुआ था? ये हाथ खड़ा रखें, जरा हाथ खड़ा रखें। कितने लोगों के टी अकाउंट में हल्का फुल्का मसला हुआ था? अच्छा, आप लोग क्लास वर्क और होमवर्क कर रहे हो घर जाकर रोजाना का रोजाना? फिर क्यों मसला हुआ था? अच्छा मुझे ये बताओ कि क्लास वर्क होमवर्क अगर कर रहे हो तो सोच के करते हो या फिर बस अन्यवा कर रहे होते हो? सोच के करते हो। क्या गलती क्या हुई थी आपसे? ये पेमेंट नहीं की थी। इंस्टॉलमेंट का कॉलम जरूर आएगा। ओके जी, 1 जनवरी 2021 ब्रॉट डाउन $1000। भाईजन 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 मल्टीप्लाइड बाय चुप 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 सारे मल्टीप्लाइड बाय 151 लगाऊं। भाईजन पहले डॉलर पूरा करना है, वो तो करना ही है। इसी तरह बहुत सी चीजें आप सोचते हैं एग्जामिनर को ये तो पता ही होंगी, डेबिट क्रेडिट में क्यों यहाँ लिखूं, ये तो उसको पता ही होगा। तो बहुत सी चीजें आप सोचते हैं इसी तरह, फिर जब वो सोचते तो आप बुरा बना लेते हैं। जी $80 $10 भाईजन 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 मल्टीप्लाइड बाय रुपीस कितने कितने जल्दी तो मल्टीप्लाइड बाय रुपीस कितने? अभी डॉलर में पूरा करें। कैरी डाउन नहीं जीरो नहीं बैलेंसिंग लिखें साथ। $0 का भी देखें, $0 नहीं है हर जगह। साथ वाले की जेब में $0, हर जगह $0। चलें जी मल्टीप्लाई कराएं, मेहरबानी। 21 का एवरेज रेट क्या है? 151.75। चलिए बताए रुपीज 150। हालांकि मेरी जेब में डॉलर नहीं है, लेकिन मैं डॉलर का रेट तो पता कर सकता हूँ बाजार से। मेरे दिल चाह रहा है बस कितने का? 152.5, लेकिन है नहीं मेरे पास। अच्छा जी बोले 151,000 पूरा 12140
164700, मेहरबानी। 1560 नहीं भाईजान, अंडा। अच्छा जी, अच्छा वो वाला अगेन लॉस आ रहा है। 1560। यार देखो, बात करने के ना दो तरीके होते हैं, एक ऐसा जिससे अगला बंदा चिढ़ जाए, एक ऐसा जिससे अगला बंदा खुश हो जाए। तो आपने पीछे से बोला कि ये बहुत तेज है, आपको इसकी वजह बोल रही है माशाल्लाह भाई को जल्दी समझ आ रही है, तो इस तरह के फिक्रे जिंदगी में बोला करें कि साथ वाला डिस्टर्ब ना हो जाए। अगर आप इस तरह कर लेना, आपके जबान से फूल झड़े, तो कमाल ही आपकी जिंदगी हो जाए। नहीं, सेकंड ईयर की इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की इकट्ठी एंट्री तो नहीं, हम एक रिदम में चल रहे हैं जिसमें लोन की रीपेमेंट में चाहे इंटरेस्ट हो चाहे प्रिंसिपल हो, एक ही एंट्री होती है। तो एंट्रीज क्या बनेगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, रिदम भी तो याद रखा करें, ये नहीं कैसे मुंह उठा के अब अगला साल शुरू हो गया, चल यार पहले 1560 की एंट्री करते हैं। पहले इंटरेस्ट बुक करें, फिर रीपेमेंट करें, फिर लॉस की एंट्री करें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन क्रेडिट 12150, लोन डेबिट, कैश क्रेडिट 164700। हमारी ब्लास्ट है कि इसमें प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट भी लोन अकाउंट में ही डाल दिया हुआ है। और एक्सचेंज लॉस डेबिट, लोन क्रेडिट। लोन क्रेडिट। फोन आ रहा है, कॉल आ रही है, चले। देखें जी, आ जाइए जी मेन चैप्टर की तरफ। पेज नंबर 389। भैया 3 डेफिनेशन हैं स्टैंडर्ड में, फंक्शनल करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी और फॉरेन करेंसी। 3 डेफिनेशन हैं स्टैंडर्ड में, पेज 389। रॉयल फैन के बारे में आप जानते होंगे, कभी करीब भी खड़े होकर देखा होगा आपने। रॉयल फैन एक ऐसी कंपनी है जो पाकिस्तान में है, कमाल हो गई, और रजिस्टर्ड भी कहां है? पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में। ये रॉ मटेरियल कहां से खरीदती है और पंखे कहां बेचती हैं? पाकिस्तान में। इसके फंक्शंस किस करेंसी में है? पाक रुपीज में। क्योंकि इसलिए इसके फंक्शंस पाक रुपीज में है, चीजें भी पाकिस्तान से खरीदती है, बेचती भी पाकिस्तान में है, इसलिए इसके फंक्शंस पाकिस्तान में है। तो इसकी करेंसी, लोकल करेंसी या फंक्शनल करेंसी जिसे मैं कहना चाहूं, वो क्या होगी? पाक रुपीज। वी विल प्रिपेयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यानी जनरल एंट्रीज इन पाक रुपीज। अच्छा, साल के एंड पे इसने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है? प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपने P&L, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो और नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया ये जनरल एंट्रीज मैंने कहा था आपको। जनरल एंट्रीज रॉयल फैन किस में करेगा? पाक रुपीज में। साल के एंड पे अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अकाउंट्स भी किस में जमा करवाएगा? पाक रुपीज में। तो जनरल एंट्रीज जब पाक रुपीज में हुई होंगी तो वहां से P&L, बैलेंस शीट भी पाक रुपीज में बनना आसान होगा। तो प्रेजेंट किस में करेगा अपने अकाउंट्स? पाक रुपीज में। तो फंक्शन जिसके पाकिस्तान में है इसलिए जनरल एंट्रीज पाक रुपीज में करेगा, और जनरल एंट्रीज से जो P&L बैलेंस शीट बनाएगा वो भी किसमें बनाएगा? पाक रुपीज में। तो प्रेजेंटेशन करेंसी एक नया लफ्ज हमारी डिक्शनरी में ऐड हुआ। ये वो करेंसी होती है जिसमें आपने अपने अकाउंट्स बनाने होते हैं। रॉयल फैन इंपोर्टेड अ प्लांट फ्रॉम यूएस, लेकिन प्लांट इनको यूनाइटेड स्टेट से खरीदना पड़ा, एंड नाउ यूएस डॉलर इज अ फॉरेन करेंसी। अच्छा, हम सवालों में क्या करते थे? हम सवालों में आपको पता होगा हम फॉरेन करेंसी को ट्रांसलेट करते थे फंक्शनल करेंसी में। यानी अगर रॉयल फैन कहता मैंने प्लांट खरीदा है, तो प्लांट खरीदने के तो हमने 3-4 सवाल किए हैं। तो प्लांट, डेबिट, पेबल, क्रेडिट एंट्री मैंने कराई थी आपको। तो ये प्लांट डॉलर में खरीदा जाता है तो इसको पाक रुपीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हमारे सिलेबस में फॉरेन करेंसी को फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करना है। सीए फाइनल के सिलेबस में फंक्शनल करेंसी को प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट करना भी है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। फिलहाल तो आप कह रहे होंगे दोनों ही पाक रुपीज हैं तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। अगली मिसाल से जरा बात आपको वाजे होगी। एक जापानीज कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो जापान में इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन इसने सोचा है कि पाकिस्तान में सड़कें बनाए, ब्रिज बनाए, टनल्स बनाए। इट हैज ऑपरेशंस इन पाकिस्तान ओनली वेयर इट कंस्ट्रक्ट्स ब्रिजेस।
वी विल प्रिपेयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन पाक रुपीज। क्यों? क्योंकि ये रॉ मटेरियल भी पाक रुपीज में खरीदेगी, ये जो है इधर ही बनाएगी सड़कें, और सड़कें बना के जो हुकूमत पैसे देगी वो भी इसको पाक रुपीज में देगी। तो जापानीज कंपनी जो पाकिस्तान में आके ब्रिज बना रही है, इसके फंक्शंस कहां हैं? पाकिस्तान में, इसलिए इसकी फंक्शनल करेंसी पाक रुपीज। प्रेजेंटेशन करेंसी इसकी जापानीज येन होगी, क्योंकि जापान की स्टॉक एक्सचेंज वाले कहेंगे कि भाईजान आपने पाकिस्तान में जाके क्या पंगे लिए हैं, हमें P&L बैलेंस शीट जापान में जमा कराओ, वरना इंदा आपको पाकिस्तान में जाने की जरूरत नहीं होगी। तो अच्छा, जापानीज येन जरूरी नहीं, ये जो प्रेजेंटेशन करेंसी है ना, फंक्शनल करेंसी मैंडेटरी है, जहां पे फंक्शंस कर रहे हैं वही करेंसी यूज कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन करेंसी ऑप्शनल होती है। प्रेजेंटेशन करेंसी आपकी देयर कैन बी 100 प्रेजेंटेशन करेंसीज और मोर, नो प्रॉब्लम, देयर कैन बी 100 प्रेजेंटेशन करेंसीज। हाउ इज इट पॉसिबल? जापान वालों ने कहा जी हमें P&L बैलेंस शीट बना के दो, बना के देना पड़ेगा आपको। पाकिस्तान वालों ने कहा हमें P&L बैलेंस शीट बना के दो, बना के देना पड़ेगा आपको। इस जापानीज कंपनी के एक अमेरिकन बंदे ने शेयर्स खरीदे हुए थे, उसने कहा जी मुझे भी जरा डॉलर में कन्वर्ट करके बना के दो P&L बैलेंस शीट, मुझे तो आपके समझ नहीं आ रहे। इसी जापानीज कंपनी में तुर्की के किसी बंदे ने जो है वो शेयर खरीदे हुए थे, और इसी जापानीज कंपनी के अंदर जो है वो शेख सलमान सऊदी अरब वाले ने भी शेयर खरीदे हुए थे। उसने कहा भाईजान ये जो है रियाल के अंदर मुझे बना के दो। तो प्रेजेंटेशन करेंसीज कैन बी 1000, आपकी मर्जी है जैसे मर्जी प्रेजेंट करें, खीरा रख के प्रेजेंट करें, टमाटर नीचे रखें, प्याज ऊपर रखें, जैसे मर्जी प्रेजेंट करें, बस आपको प्रेजेंटेशन में हर किस्म की ऑप्शन अवेलेबल है। आपने बात कर दी, मुझे भी बता दें, खीरे पे आपने कोई बात की है या टमाटर पे या प्याज पे? ध्यान से रखना, खीरा टमाटर प्याज होगी आपकी बात, मुझे सीए करा लेने दें। अच्छा, तो प्रेजेंटेशन करेंसी, अच्छा अब ये जो अगर आप बातें आप गौर से नहीं सुन रहे ना, अब आई के एमसीक्यूज बनाने लगे छोटे छोटे इन चीजों के ऊपर। प्रेजेंटेशन करेंसी एक से, अब आई के ऐसे अजीब अजीब से एमसीक्यूज बना रहे हैं। फंक्शनल करेंसी एंड प्रेजेंटेशन करेंसी मस्ट बी सेम। अब इस तरह का इंग्लिश लिखी होगी, हम एमसीक्यूज में पढ़ेंगे तो उसका हमें जवाब देना आना चाहिए, तो बातें सुन लें। तो फंक्शनल करेंसी कौन सी होती है? जिसमें आप क्या कर रहे हो, अपने फंक्शंस कर रहे हो। लेकिन प्रेजेंटेशन करेंसी में देयर कैन बी 1000 प्रेजेंटेशन करेंसीज, देयर कैन बी 1000 प्रेजेंटेशन करेंसीज, कोई मसला नहीं, जितनी मर्जी प्रेजेंटेशन करेंसीज आप करें। इट कैन आल्सो प्रेजेंट इट्स अकाउंट्स इन पाक रुपीज इफ रिक्वेस्टेड बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट। और फॉरेन करेंसी तो कुछ भी नहीं है। फॉरेन करेंसी वो करेंसी है, अगर आप बाहर के मुल्क से कोई भी चीज मंगवा लें, रॉ मटेरियल मंगवा लें, या बाहर के मुल्क से कोई मशीन मंगवा लें, तो वो जो फॉरेन करेंसी होगी उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फंक्शनल करेंसी में, क्योंकि जर्नल एंट्रीज किसमें करनी है? हमेशा फंक्शनल करेंसी में। जर्नल एंट्रीज किसमें करनी है? तो पेपर में हमें फॉरेन करेंसी दी होती थी सारे सवालों में, हम उसे कन्वर्ट किसमें करते थे? फंक्शनल करेंसी में। तो इट इंपोर्टेड अ प्लांट फ्रॉम यूएस एंड नाउ यूएस डॉलर इज इट्स फॉरेन करेंसी। ओके, पढ़े डेफिनेशंस, पेज नंबर 385। फंक्शनल करेंसी, द करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट। भाई लीगल एनवायरनमेंट शायद जापान वाली डील करती हो, शेयर होल्डिंग वगैरह जापान ने कोई रूल बनाए हो, लेकिन हमने लीगल एनवायरनमेंट नहीं देखनी कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में तो लिस्टेड नहीं है, ये तो जापान की स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करा के आई हुई है। लीगल रिक्वायरमेंट नहीं देखनी, आपने क्या देखनी है? प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक से मतलब है जहां आपका बिजनेस हो रहा है। तो द करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स, ये किसकी डेफिनेशन होगी? कई दफा कुछ कंपनीज के फंक्शंस एक से ज्यादा मुल्कों में होते हैं, पाकिस्तान में भी ब्रिज बना रहे हैं, अफगानिस्तान में भी ब्रिज बना रहे हैं। अब उसकी फंक्शनल करेंसी क्या होगी? उसकी फंक्शनल करेंसी क्या होगी? ये बहुत जजमेंटल बात है और इसके ऊपर पूरी पूरी बहस हुई हुई है किताबों में। तो ये आपके स्कोप में नहीं है कि इस तरह का वो सवाल देके आपको टेस्ट करे कि एक कंट्री है, उसके थोड़े से ऑपरेशंस पाकिस्तान में है, थोड़े से ऑपरेशंस अफगानिस्तान में है, थोड़े से ऑपरेशंस चाइना में है, अब बता दो इसकी फंक्शनल करेंसी कौन सी है। ये आपके स्कोप में चीज नहीं है। लेकिन इसको जज कैसे करना है उसके लिए स्टैंडर्ड में गाइडेंस अवेलेबल है। वो कुछ इंडिकेटर्स हैं, वो इंडिकेटर्स अप्लाई करना आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे लीज में 5 इंडिकेटर्स भी आपके सिलेबस में थे, फाइनेंस लीज वाले, और वो सवालों पे अप्लाई करना भी आपके सिलेबस में था। लेकिन ये जो इंडिकेटर्स हमें पढ़ाने लगा फंक्शनल करेंसी के, ये इंडिकेटर्स नाम से हमारे सिलेबस में है, इनको अप्लाई करना हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सिर्फ नाम पढ़ लें इंडिकेटर्स के। फंक्शनल करेंसी कुछ इसके प्राइमरी इंडिकेटर्स हैं और कुछ इसके सेकेंडरी इंडिकेटर हैं। इसके अलावा अगर कोई इंडिकेटर पेपर में दे दे तो आपने कहना है ये इंडिकेटर नहीं है। तो अब इंडिकेशंस कैसे मिलती हैं कि किसी कंपनी की ये करेंसी फंक्शनल है या नहीं? द करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस द सेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी पाकिस्तान में ब्रिज बना रही है तो पाकिस्तान में सेल होने हैं ब्रिज। द करेंसी
of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sale price of goods and services। यानी ऐसी करेंसी, ऐसी कंट्री की करेंसी जिसके रेगुलेशंस आपको डील करके बता रहे हैं कि ब्रिजेस की प्राइस क्या होनी है, या पाकिस्तान में कंपिटेटिव मार्केट अवेलेबल है जहां पे आपने ब्रिज बना के देने हैं। द करेंसी डेट मेनली इन्फ्लुएंसेस लेबर, मटेरियल एंड अदर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज। तो दो बातें यहां हुई। पहली बात, कौन से मुल्क आपका सेल प्राइस तय कर रहा है और कौन सा मुल्क आपका मटेरियल की परचेज प्राइस तय कर रहा है, या कौन से मुल्क की कंपिटिटिव फोर्सेस आपकी सेल प्राइस को तय कर रही हैं। जिस मुल्क की डोमिनेंट होंगी चीजें, अगेन एप्लीकेशन की तरफ मैं जाने लगा हूं, जिस मुल्क की डोमिनेंट होंगी चीजें उस करेंसी को क्या कहा जाएगा, फंक्शनल करेंसी। और अगर आपको फिर भी अंदाजा नहीं हो पा रहा कि मेरी फंक्शनल करेंसी कौन सी है, तो कहते हैं कुछ और मशवरे मेरी तरफ से हैं। फिर आप ये देख लो कि करेंसी इन विच फंड्स आर जनरेटेड। फंड्स आर जनरेटेड का क्या मतलब है कि आप पैसे कहां से जनरेट कर रहे हो, यानी कि शेयर कैपिटल कहां से ले रहे हो या लोन कहां से ले रहे हो, पैसे कहां से ले रहे हो, शेयर कैपिटल या लोन कहां से ले रहे हो। और एक और मशवरा कहता है करेंसी इन विच रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर यूजुअली रिटेन्ड। ऑपरेशन से ब्रिज बेच के जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे किस मुल्क में आप रखवा रहे हो, जिस मुल्क में आप पैसे रखवा रहे हो कहते हैं मुझे तो लग रहा है वही आपकी फंक्शनल करेंसी है। अब देखें बात बहुत जजमेंटल हो जाएगी और आप अप्लाई पेपर में नहीं कर सकेंगे, इसलिए आपके सिलेबस में एप्लीकेशन नहीं। बात कैसे जजमेंटल हो जाएगी, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, वो कहती है इंडिया के अंदर भी मैं ब्रिज बना रहा हूं, पाकिस्तान में भी ब्रिज बना रहा हूं, उसके बाद शेयर कैपिटल मैं रेज कर रहा हूं जापान से और अमेरिका से, और पैसे रिटेन कर रहा हूं मैं जो है तुर्की के बैंक अकाउंट के अंदर, तो बात बहुत जजमेंटल हो जाएगी। इसलिए ये चीज आई कि अपने फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं डाली। तो आपको बस ये बताना चाहिए कि ये कौन से इंडिकेटर है, प्राइमरी इंडिकेटर, और ये कौन से इंडिकेटर हैं, और इन इंडिकेटर्स को लगा के पता क्या चलेगा कि आपकी फंक्शनल करेंसी कौन सी है। द फंक्शनल करेंसी इज नॉट नेसेसरीली द करेंसी ऑफ कंट्री इन विच एंटिटी इज बेस्ड। जरूरी नहीं है कि आप जापान बेस्ड कंपनी है तो जापान ही आपकी फंक्शनल करेंसी हो, येन आपकी तो पाकिस्तान फंक्शनल करेंसी है क्योंकि आप ब्रिज पाकिस्तान में बना रहे हो। बट नॉर्मली इट इज, लेकिन नॉर्मली ऐसा हो भी जाता है। कैसे, रॉयल फैन पाकिस्तान बेस्ड है और इसकी ₹5 ही फंक्शनल करेंसी है, लेकिन वो जो जापान वाली कंपनी की मैंने मिसाल दी वो बेस कर रही है जापान में बट फंक्शंस कहां है, पाकिस्तान में। तो ये अजीब सी लाइन है, जरा दोबारा पढ़ें। फंक्शनल करेंसी इज नॉट जरूरी कि वही करेंसी हो जिस कंट्री में आपने कंपनी बनाई है, बट आमतौर पे वैसे ऐसा ही होता है कि जिस मुल्क के अंदर आपने कंपनी बनाई हो उसी कंपनी को जिस मुल्क में आपने बनाया उसी की करेंसी आपकी कौन सी करेंसी होगी, फंक्शनल। फंक्शनल करेंसी की अगली कैरेक्टरिस्टिक, जनरली एंट्रीज आर मेड इन दिस करेंसी। फंक्शनल करेंसी को ना लोकल करेंसी कहा जाता है, लेकिन ये लफ्ज स्टैंडर्ड ने यूज नहीं किया, इसलिए इस फारिग कर दें। लोकल करेंसी भी कहा जाता है, लेकिन ये लोकल करेंसी का लफ्ज कोई स्टैंडर्ड ने यूज नहीं किया। ये तो मैंने तीसरी बात वही है जो नीचे कर दी। इट इज नॉट नेसेसरी कि करेंसी ऑफ कंट्री इन विच एंटिटी ऑपरेट्स और इज बेस्ड। ये नहीं जरूरी कि आप कहां की कंपनी है, बल्कि क्या देखा जाएगा, आपके फंक्शंस कहां हैं, जहां आपके फंक्शंस हैं वहां आपकी। अच्छा, फॉरेन करेंसी क्या होती है, हाँ करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी इज कॉल्ड एज फॉरेन करेंसी। और वो किधर है प्रेजेंटेशन, presentation currency, the currency in which financial statements of an entity are normally it is same as functional, normally it is same as functional। रॉयल फैन की मिसाल ले लें, रॉयल फैन ने P&L भी बनाना है ₹5 में और जनरल एंट्रीज भी किसमें करनी है। प्रेजेंटेशन और फंक्शनल में मेजर फर्क क्या है, प्रेजेंटेशन में बनता है P&L बैलेंस शीट वगैरह, और फंक्शनल में क्या होती है, जनरल एंट्रीज। एन एंटिटी मे हैव मोर देन वन प्रेजेंटेशन करेंसी। ऐसा हो सकता है एंटिटी की प्रेजेंटेशन करेंसी एक से ज्यादा हो। चलें अब 2 से 3 मिनट की खामोशी करते हैं और मैं चीज़ें आप पे छोड़ रहा हूँ। MCQ नंबर 12 और 13। यार MCQ के पेज नंबर आप ना मेरे से पूछ, कल MCQ 9 किया था। MCQ 12 और MCQ 13। आप अपनी बुक से पढ़ें, मैं जरा एक चीज ढूंढनी है।
इन दोनों से ऊपर वाला एमसीक्यू भी कर लें। इसको बंद कर दो फिर थोड़ी देर, ऑलरेडी ऊपर है, इसको बंद कर दो एसी को। लेक्चर 33 आप पूरा ले लिया ना, बंद करें। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद IAS 21? फंक्शनल करेंसी एंड प्रेजेंटेशन करेंसी मस्ट बी सेम। नहीं, वो जो जापान वाली कंपनी मैंने मिसाल दी थी उसमें तो फिर सेम नहीं थी ना, तो ये तो रॉन्ग है। फंक्शनल करेंसी यानी जिसमें जनरल एंट्रीज कर रही हैं, और प्रेजेंटेशन करेंसी जिसमें P&L बैलेंस शीट बनाना है, मस्ट बी डिफरेंट, हमेशा डिफरेंट होती हैं पूरी दुनिया में। नहीं, अभी रॉयल फैन वाली मिसाल की है, उसमें जनरल एंट्रीज भी पाक रुपीज में हो रही थी और P&L बैलेंस शीट भी पाक रुपीज में बन रहा था, ये बात भी गलत है। फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय रेफरेंस टू द एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इन विच इट ऑपरेट्स। Functional currency is identified by reference to the functional currency of its parent entity। अच्छा, आपने एक टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेशन का टॉपिक ये आपको बताएगा कि पेरेंट कंपनी होती है जिस कंपनी ने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हों। तो कोई एक छोटी कंपनी है, उसकी बड़ी कंपनी ने शेयर खरीदे हुए हैं, तो क्या इस बेस पे डिसाइड होगा कि बड़ी कंपनी की कौन सी करेंसी है, वही छोटी कंपनी की करेंसी हो? क्या कोई ऐसा इंडिकेटर अभी मैंने आपको पढ़ाया? तो ये तो अपनी तरफ से इसने को बात कर दी है, तो इस बात को तो फिर काट दें। Which of the following is not a primary indicator? कौन सा प्राइमरी इंडिकेटर नहीं है? पहला वाला पढ़ें, करेंसी ऑफ द कंट्री हुज कॉम्पिटिटिव फोर्सेस मेनली डिटरमिन द सेल प्राइस ऑफ इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। क्या ये प्राइमरी इंडिकेटर है या नहीं है? है। वो क्या पूछ रहे, कौन सा नहीं है? तो इसको तो मैं टिक नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो इसका ना आसान तरीका ये होता है, ऐसे लिख लें, प्राइमरी है। अब पूछ क्या रहे, कौन सा प्राइमरी नहीं है? जरा उल्टे तरीके से पूछते तो उल्टी नहीं करनी। पॉइंट बी, करेंसी इन विच फंड्स आर जनरेटेड, ये प्राइमरी नहीं है, तो इसे क्या कर दूं, टिक। करेंसी डेट मेनली इन्फ्लुएंसेस सेल प्राइस, ये उर्दू में लिखे प्राइमरी है, वो कौन सा पूछ रहे हैं, कौन सा प्राइमरी नहीं है। करेंसी डेट मेनली इन्फ्लुएंस लेबर, ये भी प्राइमरी है, वो कौन सा पूछ रहे हैं, जो प्राइमरी नहीं है। अच्छा, अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडिकेटर्स है ना, ये अगर कभी आपको पेपर में भूल जाएं, इंसान है भूल सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में आपने स्टैंडर्ड का पार्ट A2, स्टैंडर्ड का पार्ट A2 खोलना है और स्टैंडर्ड के पार्ट A2 में जाकर पैरा 9, लेकिन पैरा 9 में भी आपको इतना इजीली बात नजर नहीं आएगी, आपको बुलेट्स में पॉइंट में नजर आएगी बात। कौन सी आ जाएगी वैसे इजीली नजर, द मेनली इन्फ्लुएंसेस सेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ब्रैकेट वाली बात आई कि आपने नहीं लिखी। पैरा 9, country whose competitive forces mainly determine the sale price of goods and services and the currency that mainly influences labor, material and other cost। ये मैंने ओरिजिनल स्टैंडर्ड खोला हुआ है। और पैरा 10, the following factors also provide the evidence of entities functional currency। लेकिन ये प्राइमरी इंडिकेटर है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड ने डेफिनेशन दी हुई सेकेंडरी, ये सेकेंडरी हमने अपनी तरफ से लिखा था लफ्ज। करेंसी इन विच फंड्स आर जनरेटेड एंड करेंसी इन विच रिसीव्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर यूजुअली रिटेन्ड। तो अगर कभी भूल जाए तो यहां से जाके आप प्राइमरी और सेकेंडरी इंडिकेटर्स खोल के दे सकते हैं पैरा 9 में। और फंक्शनल करेंसी की डेफिनेशन भी है, प्रेजेंटेशन करेंसी की डेफिनेशन भी है, मॉनेटरी की डेफिनेशन मौजूद है, नॉन मॉनेटरी की डेफिनेशन स्टैंडर्ड में नहीं है, क्योंकि जो चीज मॉनेटरी नहीं है वो नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी कौन से होते हैं, कैश, बैंक, रिसीवेबल, पेएबल। और यूनिट्स ऑफ करेंसी हेल्ड, यानी पैसे भी मॉनेटरी आइटम है, एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी रिसीव्ड और पेड इन यूनिट्स ऑफ करेंसी, यानी कैश। तो ऐसी चीजें जो कैश में लेनी देनी हो उनको भी मॉनेटरी कहते हैं, और कैश खुद भी क्या मॉनेटरी आइटम है। चलें ठीक है, ये काफी हो गया, अब न्यूमेरिकल करें। साहिल समंदर पे गए हैं कभी? इधर किसी तालाब पे चले जा, छप्पड़ रहने तो ज्यादा हो जाएगी, प्रोफेशनल लोग कुछ बैठे हुए हैं क्लास में। कुछ माइंड भी करते हैं ना बातें ऐसी बच्चे, क्योंकि मजें भी छप्पड़ पे ही होती हैं। ये क्या है, पानी की लहरें। अच्छा, अब मुझे बताएं मछली किस कलर की होती है? तो क्या फायदा। अच्छा,
अच्छा, और ये अमेरिकन सी पोर्ट है और ये कराची है, पाकिस्तान सी पोर्ट। मछली जहां पे जा रही है हमें क्या। अच्छा, अब सवाल ये राइज होगा कि ये माउंटेन ड्यू पी रही है। अच्छा, सवाल ये राइज होगा कि अगर आपने, ये आप हैं बबलू भालू। अच्छा, सवाल ये राइज होगा अगर आपने बाहर के मुल्क से कोई चीज मंगवाई, ठीक है, आंखें बंद करके सोचें, बाहर के मुल्क से आपने कोई चीज मंगवाई, तो आपने कहा कैलकुलेटर हो तो अमेरिका का, तो आपने बाहर के मुल्क से एक कैलकुलेटर मंगवाया, तो मुझे बताएं ये कैलकुलेटर आपका बना कब? जब अमेरिका के सी पोर्ट पे अपलोड हो गया अपलोड हो गया था, लोड हो गया था उस वक्त, या जब कराची में आके डाउनलोड हुआ उस वक्त? बोले बोले, अपलोडिंग के टाइम पे आपका हुआ या डाउनलोडिंग के टाइम पे आपका हुआ? ये डिपेंड करता है एग्रीमेंट क्या है। दोनों किस्म के एग्रीमेंट आजकल मार्केट में चल रहे हैं। ये कहां पड़ा हुआ है? FOB CIF FAR1 में एक अरेंजमेंट होगा FOB। इसमें ये होगा, ये चीज आपकी बाहर के पोर्ट पे ही आपकी बन जाएगी, और अब रास्ते के अंदर अगर मच्छी इसको खा जाए तो आपकी किस्मत। और दूसरा अरेंजमेंट क्या होगा? CIF। तो मुझे बता दें, आप जर्नल एंट्री FOB बेस अगर एग्रीमेंट में लिखा हो तो किस वक्त करेंगे? जिस दिन वो चीजें फॉरेन पोर्ट पर लोड हुई। और अगर CIF अरेंजमेंट हो तो फिर जिस वक्त चीजें रास्ते में हैं आपको कोई टेंशन नहीं है, उन चीजों को मच्छी खाए, मच्छा खाए, जो मर्जी खाए, आपको टेंशन नहीं लेनी, हत्ता कि चीजें कहां पहुंच जाएं? कराची सी पोर्ट पे। कराची सी पोर्ट पे चीजें आके आप रिकॉर्ड करेंगे। तो इन्वेंट्री, डेबिट, क्रेडिटर, क्रेडिट एंट्री 4 मार्च 14 मार्च। FOB बेस में इन्वेंट्री, डेबिट, क्रेडिटर, क्रेडिट एंट्री किस दिन करेंगे? 4 मार्च को। और CIF बेस पे इन्वेंट्री, डेबिट, क्रेडिटर, क्रेडिट एंट्री किस दिन करेंगे? 14 मार्च को। CIF बेस पे 4 मार्च को क्या एंट्री होगी? CIF बेस पे 4 मार्च को क्या एंट्री होगी? कोई एंट्री नहीं होगी। CIF बेस पे कब एंट्री होगी? 14 मार्च को। पेज 389 खोलने की जरूरत नहीं, अभी आपको सवाल करवाने लगा बस। वी रिकॉर्ड परचेज व्हेन गुड्स आर लोडेड एट फॉरेन पोर्ट। फ्री ऑन बोर्ड FOB। फ्री ऑन बोर्ड क्यों कहते हैं? इसे छोड़ें। कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट क्यों कहते हैं? छोड़ें। वी रिकॉर्ड परचेज व्हेन गुड्स सेफली रीच एट आवर पोर्ट। चलें जी, रजिस्टर निकाल दें। क्वेश्चन 25। होमवर्क में है, 25 होमवर्क में है, 24 सवाल पढ़ना। पेज 397। आप सवाल पढ़े, मैं आपके लिए हांडी साफ करता हूं ताकि नया सालन बनाया जा सके। किसी दिन चलते हैं छांगा मांगा जाके, कुछ रॉ मटेरियल ले जाएंगे, उधर इकट्ठे जाके बनाएंगे। डन करेंगे। टूर्स लिमिटेड ऑफ पाकिस्तान टूरिस्ट कंपनी, बजाय के सवाल पढ़े आप। टूर्स लिमिटेड ऑफ पाकिस्तानी टूरिस्ट कंपनी बॉट एन इंजन टू यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेन। टूर्स लिमिटेड ने सोचा कि ट्रेन तो हमारी अपनी हो, ट्रेन खुद बनाए, तो उसके लिए इनको क्या चाहिए होता है? इंजन चाहिए होता है। द इंजन वॉज इंपोर्टेड फ्रॉम स्पेशलिस्ट इन ग्रेट ब्रिटेन। अजीम बरतानिया के अंदर कोई स्पेशलिस्ट था, उससे हमने इंजन मंगवाया है। GBP 20,000 का, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड करेंसी का नाम होगा शायद। द इंजन वॉज ऑर्डर टू ब्रिटिश स्पेशलिस्ट ऑन 25 मार्च। ऑर्डर की डेट को तो छोड़ें, 25 मार्च को क्या करना है? वॉज ऑर्डर्ड ऑन 25 मार्च। अच्छा जी, द इंजन वर शिप्ड ऑन 15 जुलाई। बताएं जी, बाहर के पोर्ट पे किस दिन हमारी तरफ चला? 15 जुलाई को। और पाकिस्तान किस दिन पहुंचा? 10 दिन बाद। द इंजन वॉज शिप्ड ऑन फ्री ऑन बोर्ड बेस। चलें जी, पहली एंट्री कर दें। क्या ये हमारे लिए इंजन क्या होगा? इन्वेंट्री होगा, फिक्स्ड एसेट होगा, क्या चीज होगी? इस इंजन को हमने बेचना है या इंजन से हमने ट्रेन बनानी है? इंजन से ट्रेन बनानी है। अच्छा, एंट्री किस दिन करनी है? जिस दिन चला या जिस दिन पहुंचा? जिस दिन चला। तारीख बताएं। 15 जुलाई। 15 बोले जी।
इंजन डेबिट, पेबल की तफसील ना आगे लिखी होगी, अपनी तरफ से पेबल नहीं कहें, देख लेते हैं पेबल है या कैश पे कर दिया। द ट्रेन इज टू बी यूज टू ट्रांसपोर्ट टूरिस्ट, जाहिर बात है टूरिस्ट कंपनी ने ट्रेन में टूरिस्ट को ही बिठाना है, जानवरों को तो नहीं बिठाना। द ट्रेन वॉज कम्प्लीटेड ऑन 31 जुलाई, ट्रेन पे और भी खर्चा होगा, जाहिर बात है इंजन ही तो नहीं लगता, ट्रेन में और भी चीजें डलती हैं, माशाल्लाह टायर भी होते हैं, बट अवेलेबल फॉर यूज ऑन सितंबर 15। और पहली दफा ट्रेन को हमने तजर्बा किया फॉरेन टूरिस्ट को बिठा के, यकम अक्टूबर 15 को हो। ट्रेन की रेजिडुअल वैल्यू 30,000 है, यूजफुल लाइफ ट्रेन टूवर्स लिमिटेड पेड द ब्रिटिश, हाँ ये लाइन हम ढूंढने आए थे, टूवर्स लिमिटेड पेड द ब्रिटिश सप्लायर ऑन 31 अगस्त। इसका मतलब है ना 15 जुलाई को पे किया है ना 25 जुलाई को, 31 अगस्त को, तो पेबल रिकॉर्ड कर लें। इंजन डेबिट, पेबल, क्रेडिट। जी बताएं। 20,000 तैलाब ज़रब जी, रुपीस के साथ 1 लगा हुआ है या फॉरेन करेंसी के साथ 1? फॉरेन करेंसी लगा हुआ है ना, तो इसलिए फिर मल्टीप्लाई वाला सवाल है। किस दिन का रेट? 15 जुलाई का। 9.25 18,500। अच्छा जी एक मिनट बस मैं लेता हूँ सवाल। अच्छा मेरा सवाल आपसे ये है कि इंजन के साथ इंजन का लफ्ज लिखना बेहतर है क्योंकि हमें नजर आ रहा है, या अभी चला है वहां से, तो बेहतर है इंजन के साथ इन ट्रांजिट का लफ्ज लगा दें, इंजन के साथ इन ट्रांजिट का लफ्ज लगा दें, इंजन आ रहा है डेबिट, इंजन इन ट्रांजिट। लेकिन क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड में ट्रांसफर हो गए हैं, अब अगर इंजन चोरी हो जाता है तो हमारा नुकसान है, तो रिकॉर्ड करेंगे तो फिर चोरी की एंट्री करेंगे ना अगली, तो इसलिए रिकॉर्ड करना जरूरी है। जी आप सवाल पूछ लें। अच्छा जी अगली तारीख बताएं जी। यार आप अगर इंजन के साथ इन ट्रांजिट का लफ्ज लगाया फिर एक और आपको एंट्री करनी पड़ेगी, वो बता दें क्या है। हाँ अब आपको जो है वो 25 जुलाई को इंजन के आने की एंट्री अलग से करनी पड़ेगी, और वो इंजन के आने की एंट्री का करेंसी से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी है और ये मॉनेटरी है, तो इसलिए अब इंजन के आने का करेंसी की वर्सेस वाली कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, बस नॉर्मल सी एंट्री हम कर लेंगे इंजन के आने की। वो बता दें क्या है। 25 जुलाई 15 इंजन डेबिट और इंजन इन। अब फॉरेन करेंसी के रेट रूट देखने की जरूरत नहीं है, इसी अमाउंट को नीचे उतार लें। 1852। नेक्स्ट, ट्रेन इज टू बी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट टूरिस्ट, द ट्रेन वाज कंप्लीटेड ऑन 31 जुलाई 15। हाँ तो 31 जुलाई 15 की एंट्री पे पहले कर लेना। एट अ फर्दर कॉस्ट ऑफ 55,000। इंजन के अलावा जो बाकी खर्चे आए होंगे वो भी आपके रिकॉर्ड होंगे। जी बोलें। 31 जुलाई 15 नहीं, अब इंजन ही ना, आप ट्रेन को रिकॉर्ड करें, आप ट्रेन को रिकॉर्ड करें। इसमें फिर आप ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने सोल्यूशन में किया हुआ है कि इंजन की जगह सोल्यूशन में लिखा हुआ है ट्रेन बनना शुरू हो गई है क्योंकि इंजन आ गया है, इस तरह भी कर सकते हो। या मैं ये चाह रहा था कि इंजन को अलग से क्रेडिट कर देता, लेकिन ठीक है अगर आप लोग 2-3 बंदों ने बोला तो मैं ये कर देता हूं। जब इंजन मेरे पास पाकिस्तान में आ गया तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कि ट्रेन बनने के लिए काम शुरू हो गया है, तो इसलिए यहां ट्रेन वर्क इन प्रोग्रेस भी अगर लिखते हैं कोई हर्ज नहीं। अगर इंजन लिख दिया तो कोई नहीं, फिर इंजन को दोबारा क्रेडिट करना पड़ेगा। अच्छा अभी भी मुझे बताएं 31 जुलाई 15 को ट्रेन को मैं वर्क इन प्रोग्रेस ही रखूं या फिर इस काबिल कर दूं कि उसे डेप्रिशिएट करना है। मेरा मशवरा ये है कि तब तक ट्रेन को वर्क इन प्रोग्रेस क्लास उससे तब तक ना हटाएं जब तक ये IAS 21 की बातें नहीं हो रही, ये सिंपल IAS 16 टाइप बातें हो रही हैं, तो ट्रेन वर्क इन प्रोग्रेस क्लास उससे तब तक ना हटाएं जब तक कि अवेलेबल फॉर यूज ना हो जाए। तो 31 जुलाई के बाद शायद कोई ट्रेन की टेस्टिंग वगैरह हुई होगी, ये उस वजह से ये डिले आया है, तो अभी भी ट्रेन को इन प्रोग्रेस ही रखें। अच्छा वर्क इन प्रोग्रेस, ये मजदूरों वगैरह को पैसे दिए होंगे या टायर वगैरह खरीदे होंगे ट्रेन के लिए, ये सारा उसका खर्चा है। 55,000। और उस सूरत में अगर आपने इधर इंजन का लफ्ज लिखा हुआ है तो फिर आप इंजन यहां क्रेडिट कर देते, इंजन क्रेडिट कर देते, फिर ट्रेन की पूरी कॉस्ट ही आ जानी थी इधर। तो लेकिन अब बता दें ट्रेन की पूरी कॉस्ट में यहां पे खड़े होकर निकाल सकता हूं। ट्रेन की पूरी कॉस्ट किससे निकालूं? यकम सितंबर 15, जिस दिन ट्रेन क्या हो गई है, अवेलेबल फॉर यूज हो गई है। अब बता दें वर्क इन प्रोग्रेस में कम्युलेटिव बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 240। तो ट्रेन वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट 240,000, ये इन दोनों को जमा करके आया, और ट्रेन डेबिट 240,000।
चलें जी, अब एक पेमेंट की एंट्री पहले करते हैं, डिडक्शन की एंट्री फिर बाद में कर दीजिएगा ताकि डेट्स की तरतीब भी सेम रहे। तो पेमेंट पे हो गई है, पेबल पे हो गया। अगर पेबल पे हो जाए तो वर्सेस की कैलकुलेशन जरूरत नहीं है, क्योंकि सेटलमेंट की एंट्री खुद ही चीज को जो है, बोले सेटलमेंट की एंट्री खुद ही चीज को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजार देती है जी। 31 अगस्त 15 पेबल को पे कर दें, पेबल डेबिट कैश क्रेडिट कितने 20,000 पाउंड इंटू 9.90 1,85,000 वाले क्रेडिटर को अगर 1,98,000 दें तो शर्म से, अच्छा जी मुंह नहीं ऊपर उठता, ये मरे शरे वाले मुहावरे ना बोला करें, डूब मरे वो जी 13। हाँ जी, अच्छा हाँ सही कह रहे हो आप, ये वाली एंट्री पहले हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एक्सेलेंट। मैं अगर आपकी जगह होगा तो पेपर पे कुछ नहीं होता, ठीक है इतना वो तो चलता है, आप भी कहते हैं ना कभी कभी ऐसा चलता ही है। चलें 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 15 कब बात बोलते हो आप, लेकिन बोलते सही हो। अच्छा डेप्रिसिएशन डेबिट, कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, मैं बताऊंगा मतलब आपको कैफ 2 में मैंने देखा था इनको पहली दफा। कॉस्ट बोले जी, वो तो वहां अवेलेबल है, इधर तो हम रेजिडुअल वैल्यू और लाइफ देखने आए हैं। 30,010 और रकम सितंबर से डेप्रिशिएट करना है। कॉस्ट 2,40,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 10। ये फैक्टर कितने ऐसे रिडक्शन देगा, 1 साल के। हमें कितने महीने की चाहिए, 4 महीने की, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7। फॉरेन टूरिस्ट ऐसे कुर्सियों पे बैठे कि हमारी कुर्सियां डेप्रिशिएट करनी बैठ गई। अच्छा यार, ये एक पेज है, पेज 388, ये जरा खोल लें, पेज 388। पेज 388 नॉन मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। जी इंजन को इनिशियल रिकॉग्निशन पे किस पे रिकॉर्ड किया था, इंजन को स्पॉट रेट पे, स्पॉट रेट। इंजन नॉन मॉनेटरी है ना, ऐसी जगह जनरल एंट्रीज खुली हुई थी, मैंने कहा आपको दिखा दूं ये साथ ही सफा। तो रिकॉर्डेड एट स्पॉट रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस। जैसे मिसाल के तौर पे आप लिख लें मशीन डेबिट पेएबल क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। तो मशीन को स्पॉट रेट पे, इन्वेंट्री को स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन भी पड़ी थी मैंने, मशीन को स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड नहीं करते जब वो एडवांस आ रहा हो, तो एडवांस आ रहा हो वो एक्सेप्शन पड़ी थी, ये तो जनरल रूल लिखा हुआ है ना। अच्छा एट एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या करेंगे, मॉनेटरी आइटम का, इंजन का क्या करेंगे एट एंड ऑफ ईयर, 1,85,000 पे ही पड़ा रहने देंगे, बल्कि 1,85,000 जमा वो 240, 1,85,000 इसमें शामिल है ना, तो उसको उसी कॉस्ट पे पड़ा रहने देंगे या इसको भी कोई वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे, उसी कॉस्ट पे पड़ा रहने देंगे। जैसे मशीन होती थी खरीदते थे उसको उसी कॉस्ट पे पड़ा रहने देते थे। नो रीट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड, द ट्रांजैक्शन इज लेफ्ट एट, ये मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है, लेकिन ये अभी अगर समझाया तो बात जरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए इस नोट को फिलहाल मैं छोड़ रहा हूं। अगली कौन सी हेडिंग है, इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगी, मॉनेटरी आइटम्स की, पेएबल की, स्पॉट रेट पे। अ ट्रांजैक्शन मस्ट बी ट्रांसलेटेड एट स्पॉट रेट ऑन द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। इसका नोट अभी मैं पढ़ाऊंगा। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अनलकीली इस सवाल में एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर नहीं आया, उससे पहले ही पेएबल क्या हो गया। लेकिन अगर पेएबल पे ना होता तो आपको पता है 20,000 ज़रब 990 जो भी आप करते और उसको करने के बाद वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारते। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर द मॉनेटरी आइटम मस्ट बी रीट्रांसलेटेड एट द रेट रूलिंग एट द बैलेंस शीट डेट। अभी जो लोन अकाउंट के साथ किया था, लोन अकाउंट का कैरी डाउन लेटेस्ट रेट पे ले आए थे, एंड द एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन P&L, एंड द एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन
इफ ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड बिफोर ईयर एंड, हाँ ये हुआ है हमारे सवाल में, इफ ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड बिफोर ईयर एंड, अगर ईयर एंड से पहले ट्रांजेक्शन सेटल हो जाए, दिस रीट्रांसलेशन विल नॉट बी, फिर ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो इसको आपने लिख लिया वर्सेस वाली कैलकुलेशन। कब वर्सेस वाली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती? जब पेमेंट साल से पहले हो जाए। और अगर वर्सेस वाली कैलकुलेशन करनी पड़े फिर पेमेंट कब होगी? अगले साल। तो व्हेन द ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड द रिसीट और पेमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द रेट रूलिंग एट द डेट ऑफ रिसीट और पेमेंट एंड द एक्सचेंज डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन P&L। समझ लें ये एंट्री साल के बाद हो रही है। तो रिसीट और पेमेंट विल बी रिकॉर्डेड एट स्पॉट रेट एंड बैलेंसिंग फिगर कहां चली जाएगी? P&L में चली जाएगी। तो मेन बात सर हाईलाइट करवा दें, इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगी? स्पॉट रेट पे। किन की? नॉन मॉनेटरी की। और ईयर एंड पे नो रिट्रांसलेशन रिक्वायर्ड। नॉन मॉनेटरी की इनिशियल रिकॉग्निशन स्पॉट रेट पे, और ईयर एंड पे रिट्रांसलेट करना पड़ेगा अगर पे, और अगर पे हो गया तो फिर नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, वो तो हाँ एडवांस के बारे में ये बताया था कि मिसाल के तौर पे अगर आपने एडवांस किया 100 रुपया, ये मैं पाक रुपीज में कन्वर्ट करके बात कर रहा हूं, और फिर आपने प्लांट खरीदा 1 जनवरी 1 मार्च, फिर आपने प्लांट खरीदा, तो प्लांट के केस में अब आपने प्लांट की कॉस्ट ना निकालनी है, इसको स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड नहीं करना। आपने एडवांस को मैंने कहा था एज इट इज नीचे उतार लेना है और कैश पेमेंट को रिकॉर्ड करना है, जिससे वो सवाल किया था मशीन वाला, और पास पेपर का क्वेश्चन 1 में पॉइंट 1 भी था, वो भी था। अच्छा, एक यार रिलैक्सेशन अवेलेबल है स्टैंडर्ड की तरफ से, वो ये रिलैक्सेशन अवेलेबल है। एक तो एवरेज रेट मैंने आपको बता दिया था यूज करना है इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस में, एवरेज रेट यूज करना है, ये तो पता है ना। एक और रिलैक्सेशन अवेलेबल है, वो ये है कि 1 जनवरी को आपने सेल की $1 की, आप एंट्री करेंगे डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 170 रुपए का डॉलर, डन। फिर आपने 5 जनवरी को किसी और डेटर को सेल की, डेटर डेबिट उस वक्त डॉलर 180 का हो गया था, तो ये तो अलग एंट्री, अलग डेटर है, अलग सब कुछ है। तो बता दें डेटर वगैरह रिकॉर्ड किस पे होते हैं? स्पॉट रेट पे, क्योंकि डेटर मॉनेटरी आइटम है, इनिशियली स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड होंगे, ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजरेंगे। लेकिन जो बिजनेसमैन, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, अमेजॉन है और पता नहीं क्या क्या है, जो बिजनेसमैन दिन में हजारों ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं सेल की, हफ्ते में लाखों ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, वो स्पॉट रेट कहां से लगाएं बेचारे? हर सेकंड बस स्पॉट रेट ही जाके ढूंढ रहे हो। जो दिन में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो वो क्या करें? वो वीकेंड का वेट करें, वो फिर बार बार एंट्रीज ना मारें, बहुत टाइम लगेगा, वो वीकेंड का वेट करें, वीकेंड पे पूरे हफ्ते का कोई एवरेज रेट पकड़ लें और पूरे हफ्ते का एवरेज रेट पढ़ के सारे डेटर्स की एक ही एंट्री मार दें, डेटर डेबिट। और इसमें परेशानी की बात नहीं कि गलती होगी, इन द एंड जब डेटर पैसे देके आएगा तो उस वक्त तो स्पॉट रेट पता लग ही जा रहा है, तो इसलिए एक ही वीकेंड के पूरे एवरेज रेट की एंट्री कर दें। लेकिन ये एवरेज कितने अरसे की होगी? ऑफ 1 वीक। उस वीक की सारी सेल की उठा के आप एक ही एंट्री करेंगे फॉर एडमिन फिजिबिलिटी, वरना आपके बिजनेस को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फॉर एडमिन फिजिबिलिटी, आपकी आसानी के लिए स्टैंडर्ड कहता है मैं रिलैक्सेशन देने लगा हूं। IAS 21 अलाउज एंटिटीज टू यूज द एवरेज रेट फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ तक भी कहते हैं मैं इजाजत देता हूं, महीने का एवरेज रेट भी यूज कर लो, इफ एक्सचेंज रेट डज नॉट फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली ओवर द पीरियड। लेकिन एक कंडीशन है कि एक्सचेंज रेट में जमीन आसमान का फर्क ना आ जाए पूरे हफ्ते के दौरान। तो जो ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं कर रही, 2 ट्रांजेक्शंस कर रही है, इसको आप क्या मशवरा देंगे? स्पॉट रेट पे करें। और जो ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर रही है, तो वो वीकेंड के ऊपर एक ही एंट्री मारे, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। और किस रेट से करे? एवरेज ऑफ 1 वीक। नोट कर लें जी जी। क्योंकि ट्रेन का पार्ट बन गया ना, मैं बता देता हूं कैसे। तो पेपर में ऐसी को एमसीक्यू टाइप आ गया कि सेल को कभी एवरेज रेट पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपने कहना नो, एक्सेप्ट वेयर देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड
एंड नो सिग्निफिकेंट चेंज इन रेट, कोई रेट में जमीन आसमान का फर्क नहीं आ जाए एक हफ्ते में, यानी सुबह $170 के रात को 180 को होगा, फिर तो इधर नहीं कर सकते, फिर आपको एक एक ट्रांजेक्शन को करना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं डेटा से रिसीट आएगी तो वो हर डेटर अलग अलग पैसे देगा, उसकी एंट्री अलग अलग होंगी, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। अच्छा भाई, वो बात जो मैं आपसे करने लगा था उसको मैं आपसे कर ही देता हूं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सारी बातें आपको पता है, सिर्फ अटेंशन से आपने मेरी बात सुननी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मॉनेटरी आइटम है, नॉन मॉनेटरी? बिल्डिंग, लैंड नॉन मॉनेटरी आइटम है। अच्छा, इसकी कॉस्ट है 1 जनवरी 15 को ₹100, मिसाल के तौर पे सिर्फ बिल्डिंग है। इसकी लाइफ है 5 इयर्स और इसकी फेयर वैल्यू है 31 दिसंबर 15 को, ये रुपीस तो गलत हो गया ना, $100। इसकी फेयर वैल्यू है $110। डन। अच्छा जी, अब एक और चीज सवाल में क्या चाहिए, $1 1 जनवरी 15 को 150 रुपए के और 31/12/15 को $1 152 के। डन। अब आप मुझे बता दें, कॉस्ट मॉडल के अंदर मैं इसकी क्या एंट्रीज करूंगा, कॉस्ट मॉडल के अंदर इसकी क्या एंट्रीज करूंगा? कैलकुलेटर पकड़ लें, मुझे जरा एंट्रीज करवाते रहें। सारा करवाया हुआ है मैंने आपको जी। बोले 1 जनवरी 15 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश क्रेडिट, 100 इंटू 150 कितना हो गया? 1500। डन। ये किस मॉडल में मैं कर रहा हूं? एक आंडा मेरी तरफ से। इसमें ये किस मॉडल में मैं कर रहा हूं? कॉस्ट मॉडल पे। 31/12/15 को क्या एंट्री करेंगे? 31/12/15 को बोलें, आपको नोट करने की जरूरत नहीं, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कॉस्ट बोलें 15,000 डिवाइडेड बाय लाइफ, क्या आ गया? 30,000। डन। अच्छा जी, ये कौन सा मॉडल हो गया? कॉस्ट मॉडल। अब मैं रेड मार्कर पकड़ने लगा हूं, और कौन सा मॉडल? फेयर वैल्यू मॉडल। 1 जनवरी 15 को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, नॉन मॉनेटरी है ना, तो साल के एंड पे मैंने लिफ्ट कराई है 152 के रेट को। क्यों नहीं लिफ्ट कराई 152 के रेट को साल के एंड पे? इसलिए कि नॉन मॉनेटरी आइटम है, तो इसको साल के एंड पे छेड़ाछाड़ी इससे नहीं करते। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वही 100 ज़रब 150 कितना हो गया? 15,000। अच्छा जी, अब ईयर एंड के ऊपर एक हम टी काउंट टाइप बनाएंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी समझने के लिए। 1 जनवरी 15 को कितने पे बुक किया? 31/12/15 को कैरी डाउन, फेयर वैल्यू $110। कितने का हो गया? ये क्या करने लगे हैं आप? मुझे कह रहे हैं $110 मल्टीप्लाइड बाय 152, यानी कि नॉन मॉनेटरी आइटम को मैं लेटेस्ट रेट पे लाऊं। यार ये फेयर वैल्यू मॉडल की मजबूरी है, मैं नॉन मॉनेटरी आइटम को लेटेस्ट रेट पे नहीं ला रहा। ये वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजर जाना है, क्योंकि 152 इधर पड़ा हुआ है, 150 उधर पड़ा हुआ है। लेकिन ये फेयर वैल्यू मॉडल की मजबूरी है कि ये नॉन मॉनेटरी आइटम को भी साल के एंड पे उठा के किस रेट पे ले आता है। तो मेरी बात अपनी जगह है कि नॉन मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड पर आपने 150 वाली वैल्यू पे रखा था, उसी पे रखना है, 152 से नहीं गुजारना। लेकिन अगर नॉन मॉनेटरी आइटम खुद कह रहा है कि मेरी फेयर वैल्यू ईयर एंड वाली कैलकुलेट करो, तो फिर ईयर एंड वाली फेयर वैल्यू को मैचिंग के लिए ईयर एंड वाले रेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो ये काम है जो मैं मजबूरी में करने लगा हूं, 152 से मल्टीप्लाई करूंगा। इस तरह के सवाल किए, 3-4 सवाल किए हैं, बल्कि कल ही एक सवाल किया था इस तरह का। हाँ जी, कल किया था, कल सुबह कैंग्रो वाला किया था, और पिछले समय पे हैंडरिटन पेजेस किए थे जी। 1607। मेरी बात नहीं सुन रहे होते, फिगर निकाल के बैठे होते हैं जी। P&L 17
20। अब अगर पेपर में सवाल आ गया कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आप जो है वो लेटेस्ट रेट पे लेके जाते हैं, आपने कहना नहीं 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 नहीं, ये तो एक एक्सेप्शन है सिर्फ फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर। जनरल रूल यही है, ये नॉन मॉनेटरी आइटम है और ईयर एंड पे 152 से इसका कोई ताल्लुक, अनलेस कि ये किस पे चली जाए, फेयर वैल्यू मॉडल पे। अच्छा, और नोट करने की जरूरत नहीं, इसको मैं अभी आपको दिखा देता हूं हैंड रिटन पेज से। अच्छा बताएं जी, 31/12/15 को एंट्री रेड मार्कर से करा था मैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और P&L क्रेडिट कितने से? 17/20 से। अब ये सारा करने की बजाय अगर हम हैंड रिटन पेज खोल लें तो उस पर सारा का सारा यही हुआ है। ये देख लें क्या था, नहीं इसको हमने वो किया नहीं था ना, कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू मॉडल दोनों से किया नहीं था। 1 मिनट फिर ले लें यार, अगर नोट करना है तो। टी अकाउंट में बाद में बनाने दूंगा, 1 मिनट में नोट कर लें। पिक्चर लेनी है तो ये लें, फिर आप कहेंगे नीचे वाली चीज की भी पिक्चर हो जाएगी। अब ये पिक्चर ही हो गई है। अच्छा होमवर्क में एक सवाल तो मैंने वो दिया ना 25, इसके बाद होमवर्क में ना MCQs कर लीजिएगा। कल इस क्लास के फ़ौरन बाद जो लोग फ्री हुए तो मैं MCQs की डिस्कशन कर लूँगा आपसे। टेस्ट की डिस्कशन अभी करने लगा हूँ, अभी जो 10 मिनट बचे हैं, तो MCQs कल आधा घंटा को मैं डिस्कस कर लूँगा। MCQs पे वैसे आपको टाइम नहीं लगेगा। MCQs अगर आप घर बैठ के करेंगे तो आधे घंटे में इंशाल्लाह हो जाने चाहिए आपके सारे, क्योंकि इसमें 20-25 नहीं है, तो 10-12 हैं तकरीबन, 3-4 तो हमने कर लिए हैं। तो जनरल रूल क्या है, नॉन मॉनेटरी आइटम को ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से नहीं गुजारना। लेकिन अगर वो फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो मजबूरन फिर जब मार्केट वैल्यू लेटेस्ट है तो फिर एक्सचेंज रेट भी लेटेस्ट ही होगा। IAS 16 का असल में ना मैं इसलिए नहीं करवा रहा कि IAS 16 में कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल मैंने अभी तक रिवाइज नहीं करवाया हुआ। रिवैल्यूएशन मॉडल में सरप्लस का कॉलम बनता है, P&L का कॉलम बनता है, वो सारा भी रिवाइज नहीं कराया हुआ। तो IAS 12 के अंदर हमने वो रिवाइज करना है, फिर उसके बाद इसके सवाल मैंने कराने हैं आपको IAS 16 वाले। तो IAS 16 में भी आपकी बात ठीक है, उधर भी कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल होगा। ठीक है, टी अकाउंट आप बना लेंगे। अच्छा ये नोट पढ़ें। वैसे तो क्या रूल है, हाइलाइटर पे नजर रखनी है आपने मेरे। वैसे तो क्या रूल है, नॉन मॉनेटरी आइटम को ईयर एंड पे ट्रांसलेट 150 पे ही रखना है या 152 पे लाना है, 150 वाली फिर उसी पे रखना है। लेकिन नोट, इफ नॉन मॉनेटरी आइटम इट इज कैरिड एट, then retranslate it at the exchange rate prevailing at the date when fair value is determined. The fair value gain under IAS 40 is recorded in P&L. Therefore, exchange difference is also recorded in P&L. अच्छा ये देखें, ये 15,000 कैसे आया था? 15,000 कैसे आया था? $100 मल्टीप्लाइड बाय ₹1। आज एक मजे की बात आपको बता रहा हूं, फेयर वैल्यू गेन भी P&L में गया और एक्सचेंज गेन भी P&L में गया। डू यू फील समथिंग? ट्राई टू फील। फेयर वैल्यू गेन $10 का है, वो भी कहां गया? P&L में। एक्सचेंज गेन कितने रुपए के? ₹2 का, वो भी कहां गया? P&L में। क्या आप जानते हैं 1720 में दो चीजें रोल प्ले कर रही हैं? 100 किस पे जा रहा है? 110 पे, और 150 किस पे जा रहे हैं? 152 में। क्या मैं कह सकता हूं कि इन IAS 40 ड्यूरिंग FR1 सिलेबस फेयर वैल्यू गेन गोज टू P&L? सो इफ मां गोज टू P&L, वालिदा गोज टू P&L, देन बेटा मींस एक्सचेंज गेन विल ऑल्सो गो टू। और जैसे ही IAS 16 आएगा तो वो मैं आपको भी पढ़ा नहीं सकता, उसमें मैं बताऊंगा अगर एक्सचेंज गेन OCI में, सॉरी फेयर वैल्यू गेन OCI में जा रहा है तो फिर एक्सचेंज गेन भी OCI में। लेकिन ये OCI वाली बात अभी मैं आपको पढ़ा नहीं सकता क्योंकि IAS 16 और IAS 38 का रिवैल्यूएशन FR1 में आपने पढ़ी हुई है, अभी मैंने इधर रिवाइज नहीं आपको करवाई। तो ये बात दोबारा सुन लें, इफ द फेयर वैल्यू गेन इज गोइंग टू P&L 100 और 110, देन अगला फिक्रा पूरा कर लें, देन एक्सचेंज गेन विल ऑल्सो बी पार्क्ड इन P&L। आप पूछें।
इसे जो मर्जी नाम रख दो, कोई मसला नहीं है। फेयर वैल्यू गेन एंड एक्सचेंज गेन दोनों है जी। पास पेपर 10 का क्वेश्चन निकालें, IFRS 16 का। IFRS 16 पास पेपर क्वेश्चन नंबर 10 जो टेस्ट के अंदर आपको टेस्ट हुआ था, उसमें IAS 41 का भी एक सवाल था, वो भी डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी। कितने IFRS 16 जी। क्वेश्चन का नाम नेपच्यून था, लेकिन आपके टेस्ट में उसका नाम कुछ और रखा हुआ था। अच्छा, इस सवाल को करने से पहले थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। अब बड़े बच्चे तो 5-6 मिनट है, लेकिन कोई मसला नहीं। मुझे बता दें, नहीं भी हो सकेगा कल डिस्कस कर लेंगे। मुझे ये बता दें कि अगर सवाल में मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल हो तो पेपर में कैसे पता चलेगा? या तो मैन्युफैक्चरर या डीलर का लफ्ज लिखा होगा। अगर लफ्ज से भी पता नहीं चल रहा तो कॉस्ट और सेल प्राइस अलग अलग दी होगी, क्योंकि जो बैंक होता है उसके लिए कॉस्ट और सेल प्राइस अलग अलग नहीं होती। बैंक होंडा से 25 लाख की गाड़ी खरीद के आपको 25 लाख वाली गाड़ी ही देता है, और वो फिर बाकी जो पैसे लेता है वो इंटरेस्ट की मद में लेता है। नेपच्यून लिमिटेड हैज एस्टेब्लिश्ड इट्स बिजनेस इन दिसंबर एज अ सप्लायर ऑफ प्लांट। ओ भाईजान, इसकी ये लेसर नहीं है, सिंपल लेसर नहीं है, इसका काम है प्लांट सप्लाई करना। तो डीलर का लफ्ज तो नहीं आया था, लेकिन बिजनेस की नेचर इतनी वाजे उसने पहली लाइन में बता दी कि पीछे कोई हमारे जहन के अंदर एम्बिग्यूटी रह ही नहीं गई कि इसका कारोबार प्लांट सप्लाई करना है। अब अगर आगे इसने लिख दिया कि इसने लीज पे दे दी है, तो हम सोचेंगे सप्लायर लेसर, यानी डीलर लेसर। बना के नहीं बेच रहा, सप्लाई कर रहा है, खरीद के बेच रहा है। एंड मशीनरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड द कंपनी सोल्ड 2 मशीन्स अंडर लीज। अब सप्लायर ने सेल कर दी है अंडर लीज। जो मैंने हाईलाइट किया बात, यहां से पता चला ये कौन है? डीलर लेसर। डीलर लेसर का मतलब है मैं अभी सिर्फ मशीन बी की बात करने लगा हूं। डीलर लेसर का मतलब है कि आपको कॉस्ट चाहिए, फेयर वैल्यू चाहिए, जीआई चाहिए, एनएचई। मैं बड़े शौक से सवाल कर रहा हूं, आपने बड़े शौक से सुनना है। अच्छा, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज जेकम जनवरी 2009। मशीन ये आसान है, उसको मैं लिफ्ट नहीं करा रहा। लीज पीरियड 3 इयर्स। लीज इंस्टॉलमेंट्स पेबल एनुअली इन एडवांस 4000 टू बी रिड्यूस्ड एनुअली बाय 5%। कॉस्ट ऑफ मशीन 15000। कॉस्ट ऑफ मशीन रुपीज इन 1000 में कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन 15000। इकोनॉमिक लाइफ 6 years। एनएल सेल्स मशीन ऑन कैश एट कॉस्ट प्लस 25%। एनएल सेल्स मशीन ऑन कैश। अगर कोई बंदा कहते हैं मैं अमीर हूं, मैं तो पैसे दे दूंगा, तो फिर आप उसको कैश में 25% डाल के बेचते हैं। जी बोलें। 15,000 जमा 25% ऑफ 15,000, या फिर 15,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, ये 15,000 हो गया, और ये 18750। GI 4000 को आपने करना है डिक्रीज 5% से। ठीक है, 4000 को आपने 5% से डिक्रीज करना है। तो मुझे बताएं लीज शुरू कब हो रही है? ये कम जनवरी 9। फिर अगला कराया, फिर अगला कराया, ये कम जनवरी 11। 4000 को रिड्यूस करें 5% से 3800, फिर रिड्यूस करें 3610। तो GI 4000 जमा 3800 जमा 3610 11410। डन, ये 11410 हो गया। NI हिम्मत हिम्मत हौसला, NI डिस्काउंट रेट 5%। 4000 को डिस्काउंट करना है? नहीं। यकम जनवरी 9 पे खड़े हैं नाम, तो यकम जनवरी 9 पे खड़े होके इसको आवाज मारेंगे? नहीं, इसको 1 साल पीछे लाएंगे सिंपल डिस्काउंट पे। व्हाट यू पीपल आर डूइंग। जिसके चेहरों के ऊपर हैरानी है, मैं उनके चेहरों पर परेशानी खत्म करना चाहता हूं। 4000 3800 3610। नो कंफर्टेबल? 4000 को डिस्काउंट नहीं करना, 3800 को 1 साल सिंपल पीछे लाना है, 3610 को 2 साल सिंपल पीछे लाना है। मुझे पता है ये काम आपने पेपर में किया नहीं होगा, ऐसे बार बार ऑपरेटिंग लीज बना दिया होगा इसको, ये काम करना चाहिए था आपको। ठीक है, अच्छा जी। 4000 जमा 3800 इंटू 1.15 रेज़ टू पावर माइनस 1 प्लस 1.15 प्लस 3610 रेज़ टू पावर माइनस 2 10034। नोट करें।
सोल्यूशन में इतनी जबरदस्त फॉर्म में डिस्कशन नहीं हुई भी, सोल्यूशन में बारो बारी डिस्कशन होगी, जो ऑपरेटिंग लीज है। पेज नंबर 130। ओके आप जी 5 टेस्ट लगाएं और 5 टेस्ट लगा के डिसाइड करें कि ये लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। पहला सवाल, क्या तीसरे साल के एंड पर ये ऑप्शन अवेलेबल है कि मुफ्त में बाकी 3 साल के लिए इसको मिल जाए? क्या तीसरे साल के एंड पे मार्केट प्राइस से कम पैसे देके ये खरीद सकता है और ये रीजनेबली सर्टन है कि वो खरीदेगा? नो। सवालों के जवाब दें साथ साथ। क्या पीवी को डिवाइड करें फेयर वैल्यू से? कैलकुलेटर पकड़ें, पीवी को डिवाइड करें फेयर वैल्यू से। 10034 डिवाइडेड बाय 18750, 10034 डिवाइडेड बाय 18750। क्या जवाब 90% से कम आ रहे हैं? यस। इसका मतलब है ये सवाल का जवाब भी असल में नो हुआ। ठीक है, तो 90% के करीब है नो, ये बोलना था। 90% के करीब पहुंचा है नहीं। अगर मैं डिवाइड करूं 3 को 6 से तो जवाब 75% आ रहा है? नो। आखिरी सवाल क्या है? सर स्पेशल नेचर का है? नो। तो जब पांचों के पांचों टेस्ट मीट नहीं हो रहे तो ये लीज क्या बनेगी? ये मैं टेस्ट डिस्कशन में भी अपलोड कर सकता था, लेकिन मैंने इस सवाल को क्लास में इसलिए करवाया है कि एक नई एंट्री मैंने आपको बतानी है जो इस सवाल के सॉल्यूशन में शायद नहीं हुई भी, वो आपने करनी है पेपर में। जब ये डिसाइड हो गया कि ये ऑपरेटिंग लीज है तो भाईजान फिर ये आपकी इन्वेंट्री नहीं रही, फिर ये आपका सप्लायर है माना प्लांट के, फिर ये आपकी इन्वेंट्री नहीं रही, फिर ये आपका पीपी टाइप चीज बन गई है जिससे आपने डेप्रिशिएट करना है। ऑपरेटिंग लीज में आप पता है चीजों को डेप्रिशिएट करते हैं। तो एक एंट्री है जो मैं आप कल समझाऊंगा, एंड पे समझाने का ऐसी चीजों को फायदा नहीं होता। एक एंट्री है मैं कल समझाऊंगा कि जब डिसाइड हो जाए मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल में कि ये ऑपरेटिंग लीज है तो एक शिफ्टिंग एंट्री कीजिएगा, इन्वेंट्री क्रेडिट, क्योंकि ये सप्लायर है ना, इन्वेंट्री में रखा होगा पहले इस प्लांट को, इन्वेंट्री क्रेडिट और पीपीई डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट पीपीई डेबिट। ये नई एंट्री कल हम करेंगे। तो अभी आप एमसीक्यूज पे नजर मारिएगा और क्वेश्चन नंबर 25 पे नजर मारिएगा प्रैक्टिस के।